ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट का बैच 10 का पहला सेशन है जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेशन इसी तरह हमारे एवरी सैटरडे एंड संडे 3 पीएम टू 5 पीएम होंगे और लाइव सेशंस के बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन भी गूगल क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने ईमेल एड्रेसेस काइंडली शेयर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आई थिंक आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एडेड हैं। अगर आप लोगों में से कोई एडेड नहीं है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मुझे एक दफ़ा पिंग करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करवाया जाए और वहाँ से हम इस पर प्रॉपर्ली चीज़ों को लेके चल सकेंगे। ओके। Excuse me a moment. ओके। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता उनसे मैं एक अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम उज़ैर अज़मत है और मैं आप लोगों का डेवऑप्स का सॉरी AWS का ये सेशन जो है वो लीड करूँगा और थ्रू आउट द कोर्स मैं ही आप लोगों को ये सेशन पढ़ाऊँगा। ओके। और मैं इटसेल्फ AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफाइड भी हूँ और AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफाइड भी हूँ। इसके अलावा मैं पिछले तकरीबन 2 साल मुझे होने वाले हैं, मैं एज़ एन डेवऑप्स इंजीनियर प्योर लॉजिक्स के अंदर सर्व कर रहा हूँ और मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अब तक काम कर चुका हूँ और मैं PHP लारावेल के डिप्लॉयमेंट्स करवा चुका हूँ, मैं पाइथन की करवा चुका हूँ, मैं रूबी ऑन रेल्स की डिप्लॉयमेंट्स करवा चुका हूँ, नोड जेएस, रिएक्ट, एंगुलर, जेंगो की डिप्लॉयमेंट्स मैं कर चुका हूँ, फ्लास्क की डिप्लॉयमेंट्स मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से लेके माइक्रो सर्विसेज तक मैं जा चुका हूँ। ECS मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट ECS के ऊपर डिप्लॉय किया जो कि नोड जेएस की एप्लीकेशन थी जो वाया ECS हमने डिप्लॉय की है। तो ये मेरा गोल है और पिछले 3 साल से मैं एज एन ट्रेनर जो है एल्बिस्टेक के प्लेटफॉर्म से ही कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम में मुझे आए हुए 2 साल हो गए। इससे पहले मैं जो सर उस्मान थे, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता हो उनका, मैं उनको असिस्ट कर रहा था। अच्छा, इस कोर्स के लिए एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लोगों के पास प्रॉपर तरीके से नोट्स होने चाहिए, नोट्स आप लोग प्रॉपर्ली बनाएँ। कुछ चीज़ें स्लाइड्स के अंदर लिखी होंगी, कुछ चीज़ें स्लाइड्स के अंदर नहीं होंगी, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को वो चीज़ें नोट करनी है, ठीक है? जो भी हम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, आफ्टर सेशन उस प्रैक्टिकल को आप लोग खुद भी परफॉर्म करें, ठीक है? आप लोगों को AWS के अकाउंट्स आज नहीं तो कल तक लास्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। आप लोग उन AWS अकाउंट्स को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करेंगे और लैब्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है? आई वुड एनकरेज कि आप सब जो है AWS की सर्टिफिकेशन करें। जो लोग सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, वो एक डेट, एक टारगेट अपने माइंड में सेट कर लें कि हमने कब तक सर्टिफिकेशन का पेपर देना है, ठीक है? सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए क्यों आपको वो तो जी, जी क्वेश्चन करें आप। सॉरी सॉरी आई गॉट यू। जो सर्टिफिकेशन की तैयारी है वो हम एक्सपेक्टेडली कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे इस कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जैसे कि हमारे मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, वो करने के बाद ही हम लोग कोई पोजीशन पे आएंगे कि कौन सी डेट। एग्ज़ैक्टली। लेकिन देखें, मैंने जो चीज़ें मैंने नोट की हैं, मैं उसकी बेस के ऊपर ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि लोग ना टारगेट सेट नहीं करते। आप अपना टारगेट सेट कर लें कि ये कोर्स खत्म होना है, उसके 15 दिन बाद या 20 दिन बाद मैंने सर्टिफिकेशन देके काम खत्म करना है। असल पॉइंट ये है कि टारगेट आपको सेट करना है। आपकी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीटली उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, उस कोर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, अब तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स भी याद नहीं, आई थिंक मोर देन 350 स्टूडेंट्स हैं जिनको अब तक हम ये ट्रेनिंग करवा चुके हैं। लेकिन सब उनमें से ना बहुत कम लोगों ने AWS की सर्टिफिकेशन की है और जिसने भी सर्टिफिकेशन की है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की है। आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की ही सर्टिफिकेशन करो। उसकी वजह ये है
कि हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ जा रहे हैं, हम डेवऑप्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई डेवलपर है तो वो डेवलपर एसोसिएट की तरफ जाए, क्योंकि डेवलपर एसोसिएट की सर्टिफिकेशन के अंदर वो सीएलआई बेस्ड काम ज्यादा होता है, कंसोल बेस्ड काम हमारा कम हो जाता है। ठीक है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग से अंदर ही लैब्स की रिकॉर्डिंग भी होंगी। वो विल ट्राई कि लैब्स की रिकॉर्डिंग को उसमें से कट करके हम अलहदा कर लें, अदरवाइज नहीं तो लैब्स की रिकॉर्डिंग बीच में ही होगी। या उसके अंदर हम एक प्रैक्टिस और ये कर लेते हैं, चले इस चीज को हम और आसान कर लेते हैं कि लैब की रिकॉर्डिंग ना हम बीच में से एक अलहदा रिकॉर्डिंग का चंक निकाल लिया करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम सारे थ्योरेटिकल को कवर कर लेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। तो थ्योरेटिकल की रिकॉर्डिंग हम पहले बंद करेंगे, उसके बाद हम लैब की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। उसमें से आप लोगों के लिए कॉर्पोरेशन आप लोगों से ये रिक्वायर्ड होगी कि ड्यूरिंग द लैब जो है आप लोग चीजों को अवॉइड करें, क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, जब मैं लैब परफॉर्म कर लूं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। प्रैक्टिकल के बीच में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं। जी हम क्वेश्चन कीजिएगा, आपका हैंड रेज है। अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपना ऐड दिया हुआ ना उसमें सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस डेवलपर क्या दिया हुआ है, तो जो इसमें हमारे पास कोर्स कंटेंट होगा वो क्या टारगेटेड होगा एसोसिएट की सर्टिफिकेशन के लिए, या फिर हम उसमें डेवलपर की डाइवर्जन आएगी? हाँ, अच्छा मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरा पूछा। डेवलपर एसोसिएट की सर्टिफिकेशन के अंदर भी 70 to 80% कंटेंट वही है जो कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का है। ठीक है, डेवलपर एसोसिएट की सर्टिफिकेशन का जो रोड मैप है वो हम लाजमी कवर करेंगे, और डेवलपर के अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर हम क्लाउड फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, प्लीज हम क्लाउड फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, हम इलास्टिक बीनस्टॉक उसके अंदर आ जाते हैं, CI/CD पाइपलाइंस उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये चीज नहीं होगी कि हमारा सारा जो कोर्स है वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा होगा, नहीं। उसके साथ हम डेवलपर एसोसिएट के टूल्स को भी टच कर रहे होंगे, प्लस जो रियल टाइम इस वक्त मार्केट के अंदर चीजें चल रही हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स चल रही हैं, या जो इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं एज डेवऑप्स इंजीनियर, उन इश्यूज को भी मैं हाईलाइट करूंगा। मैं आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से एट द एंड ऑफ द कोर्स और कोर्स के दरमियान भी मैं आपको लैब्स इस तरीके से परफॉर्म करवाऊंगा कि जो लोग नए हैं उनको वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन मिले, वो प्रैक्टिकलिटी चीजों की देखेंगे, ये चीजें किस तरह से होती हैं। जी अमीन, आपका क्वेश्चन है। जी थैंक यू। अच्छा सर, मुझे एक और चीज इसमें पूछनी थी। जैसे अभी आपने कहा कि सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो है ना एसोसिएट का, वो आप कोर्स करें जो कि आगे जाके डेवऑप्स में बनता है या क्या। लेकिन इसमें एसोसिएट आर्किटेक्ट का कोर्स जो है और डेवऑप्स का, क्या ये लाइन डिफरेंट नहीं है या लाइन, सेम है? अच्छा लाइन डिफरेंट है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाइन डिफरेंट क्यों है। डेव ऑप्स जो है ना वो ऑटोमेशन की बात आती है, वो माइक्रो सर्विसेज की बात आती है। उसमें डॉकर आ सकता है, आपका क्यूबरनेटिस आता है, जेंकिंस आता है, एंसिबल आता है, टेराफॉर्म आता है। ठीक है, किटकिट हब आता है। तो वो चीजें हैं माइक्रो सर्विसेज के लिए। तो माइक्रो सर्विसेज की तरफ जाने से पहले आपको किसी न किसी क्लाउड की नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि वो जो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आपने डिप्लॉय करना है वो किसी न किसी क्लाउड के ऊपर करना है। ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली मसला ये आता है, मैं अपनी कंपनी में हमारी सिर्फ 2 पोजीशंस ओपन है और मैं कोई 20 से 25 इंटरव्यूज अब तक कर चुका हूँ। ठीक है, और मैंने ये चीज विटनेस की है कि अक्सर लोगों को क्लाउड नहीं आता, माइक्रो सर्विसेज का पता है। उनको बेसिक ट्रबल शूटिंग नहीं आती, बेसिक चीजें नहीं पता। तो डेट इज वाई कि मैंने आपको ये कहा कि आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट की तरफ फोकस रखें अगर आपने डेव ऑप्स की तरफ जाना है। अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपके लिए डेवलपर एसोसिएट ठीक है। अगर आप सोल्यूशन डेवऑप्स की तरफ जाना चाहते हैं या सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट को टारगेट सेट करें कि हमने इसकी सर्टिफिकेशन करनी है। इसमें चीजें बहुत सारी आ जाती हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास मैंने ऐसे लोगों को देखा है प्रैक्टिकली काम करते हुए कि उनको बहुत बेसिक चीजें हैं क्लाउड की, वो नहीं पता। उनको माइक्रो सर्विसेज का पता है, वो क्लाउड की चीजें पूछने के लिए किसी दूसरे बंदे से हेल्प ले रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सिंगल पर्सन को कंप्लीट पैकेज बनना पड़ता है। ठीक है,
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या जो अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, मैं कहता हूँ आप कंटोर की बात कर लें या एफिनिटी की बात कर लें या आप टेनपल्स की बात कर लें, वहां पे मसला ये है कि वहां पे हर टूल का बंदा आपको अलहदा मिलेगा। इवन नेटसोल के अंदर भी आपको हर टूल का बंदा अलहदा मिलेगा। लेकिन मसला ये आ जाता है इन बड़ी कंपनीज का कि आप एक तरफ रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, फिर आप कहीं और निकलते हो तो आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त सबसे ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज को खुद फिगर्स को देख के परेशान था कि मैंने जो 25 इंटरव्यू किए उसमें से मेरे ख्याल है 10 इंटरव्यूज ऐसे थे जो कि नेटफुल के लोग दे रहे थे। और उनसे जब मैंने ये पूछा कि वाई आप, हम यहाँ से नेटसोल जाने का सोच रहे हैं, आप नेटसोल से निकलने का सोच रहे हैं, तो उनके साथ बहुत लिमिटेड काम है यहाँ पे, हमारे पास काम, हमें वो चीजें लर्न करने का मौका ही नहीं मिल रहा जो चीजें बाकी कंपनीज के अंदर चल रही। तो डेट इज वाई कि मैंने आपको कहा कि आप AWS से फिर डेवऑप्स की तरफ जाए। ओके, जितनी ज्यादा अच्छा देख, एक जी जी क्वेश्चन करें। सॉरी, अच्छा जी जी। उसमें एक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि एक डेवलपर ही एक आर्किटेक्ट बन सकता है। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्सेस जो होते हैं, जो एक आर्किटेक्ट डिसीजन लेता है, वो जो पहले डेवलपमेंट के फेज से गुजर चुका होता है, वो ज्यादा बेटर लेता है रेदर देन द, अगर वो जंप करके डायरेक्ट आर्किटेक्ट की तरफ आता है। मे बी मेरे कोई ये पॉइंट्स रॉन्ग हो, तो डेवलपर, आर्किटेक्ट और डेवऑप्स, डेवलपर और आर्किटेक्ट, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, या मे बी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो एक फील्ड है डेवलपर और आर्किटेक्ट की। डेवलपर की एडवांस जो है वो आर्किटेक्ट है, और जो डेवऑप्स है, डेवऑप्स इज अनदर फील्ड, अनदर प्रैक्टिस। जैसे अभी आपने बताया कि नेटसोल या दूसरी जो लार्ज कंपनीज हैं, उनमें डिप्लॉयमेंट्स की या डेवऑप्स की सेपरेट पोजीशंस होती हैं। डेवऑप्स ना आर्किटेक्ट का काम करता है, ना डेवलपमेंट का काम करता है। सेट। और हाँ जी, उसमें कुबरनेटीज और डॉकर्स जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए चल रहे हैं। तो अमेजोन का तो मुझे खैर आइडिया नहीं है। तो एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डेवलपर ही आर्किटेक्ट की तरफ जाता है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि बाय बर्थ ना किसी के अंदर स्किल्स होती हैं, वो डेवलपर नहीं होता, वो एक अच्छा आर्किटेक्ट बन जाता है। ठीक है, इवन मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका आईटी का बैकग्राउंड था ही नहीं कभी, आईटी का बैकग्राउंड ही नहीं था सिरे से, एंड दे आर अ वेरी गुड डेवऑप्स। आप उनको बीट ही नहीं कर सकते। इवन मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों को देखा है, HR के लोगों को देखा है, फाइनेंस के लोगों को देखा है। तो ये स्किल्स होती हैं, ये स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी बात ठीक है कि डेवलपर ही आर्किटेक्ट की तरफ एक अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है, लेकिन समटाइम्स कोई एक डेवऑप्स भी अच्छा आर्किटेक्ट निकल सकता है। तो ये कुछ मेरे नसीब की शायद कुछ मिथ्स हैं कि ये मिथ्स को ना हमें तोड़ना चाहिए कि अच्छा ये चीज ऐसे है नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है, अब डेव ऑप्स में भी अगर हम बात करें तो दो दो टर्म्स मिलती हैं, डेव प्लस ऑप्स। डेव से मुराद ये है कि डेव ऑप्स के बंदे को डेवलपमेंट की चीजों का पता हो। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि नोड की एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट किस तरह होती है, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन किस तरह डिप्लॉय होती है, पाइथन की एप्लीकेशन किस तरह डिप्लॉय होती है, हमें इधर तक चीजों को पता होना चाहिए डेव ऑप्स को। और प्लस आपको ऑपरेशंस का पता होना चाहिए कि अच्छा ऑटो स्केलिंग किस तरह से काम करेगी, ये चीज किस तरह से काम करेगी, या कौन सी चीज किस तरह से बेस्ट फिटेड आती है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको नॉन टेक्निकल क्लाइंट मिलता है, उसको आपने खुद ड्राइव करना होता है कि अच्छा ये चीज इस तरह नहीं इस तरह हो। कुछ केसेस में आपको टेक्निकल क्लाइंट मिल जाता है, वो टेक्निकल क्लाइंट ही आपको ड्राइव कर रहा होता है कि ये चीज आपने इस तरह करनी है। तो ये आपकी बात ठीक है, ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स यही हैं, लेकिन कुछ जगहों में इन स्टैंडर्ड्स को हम ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप सारा कुछ कर सकते हैं। ओके, अच्छा इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको डिटेल्ड लेक्चर्स जो है वो हर टॉपिक के ऊपर मिलेंगे, स्लाइड्स, प्रॉपर डायग्राम्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मिलेगी। जो AWS एग्जाम का कंटेंट है पूरे का पूरा वो हम कवर करेंगे। हैंड्स ऑन लैब्स, जो जो पॉसिबल लैब्स होंगी वो हम करेंगे। पॉसिबल लैब से मुराद मैं आपको ये बता देता हूँ
कि कुछ चीजों की लैब्स हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, लेट से मैं आपको कहता हूँ कि आप आगे जाके हम एमएल की कुछ सर्विसेज पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए लैब्स हमारे लिए परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उस तरह का डाटा ही नहीं होगा कि हम उस डाटा के ऊपर लैब परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं आपको कहता हूं कि आप कि मैं लैब करवा देता हूँ उसकी AWS डायरेक्ट कनेक्ट की, मैं आपको नहीं करवा सकता। ठीक है, AWS की इलास्टिक पैम्प रिड्यूस सर्विस है, हाँ उसकी कुछ सैंपल लैब्स में आपको करवा सकता हूँ, कहीं से कोई डंप डेटा उठा के मैं आपको परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ। तो जितने टॉपिक्स की लैब्स पॉसिबल होगी जो कि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम कंटेंट जिसकी प्रैक्टिकल नो हाउ आपको होनी चाहिए, हम उसकी प्रैक्टिकल नो हाउ करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसकी हमें सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें रिक्वायर्ड होगी, हम थ्योरेटिकल थ्योरी तक ही रहेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में भी थ्योरी तक ही आता है। लाइक EC2 की मैं बात करूं, S3 की मैं बात करूं, मैं लोड बैलेंसर्स की बात करूं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हो गए, डेटाबेसेस हो गई, इसकी डिटेल्ड हैंड्स ऑन लैब्स हम परफॉर्म करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसका डिटेल्ड क्वेश्चंस मेजर पोर्शन इन चीजों से कवर होता है। ओके, इसके अलावा क्विजेस होंगे, हर टॉपिक के एंड के ऊपर क्विजेस होंगे, आपको प्रैक्टिस एग्जाम्स हम प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है जिसके अंदर सब एडिन है। इसके अलावा आपको कम्युनिटी ग्रुप में भी ऐड कर देंगे जिधर हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम क्यूरीज एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। ठीक है, और एट द एंड आप सारों के साथ जो जो भी सर्टिफिकेशन देना करना चाहेगा उसके लिए अवेलेबल होंगे टर्म्स जिसको हम प्रैक्टिस एग्जाम्स कहते हैं। उन प्रैक्टिस एग्जाम्स के थ्रू आप अपने आप को चेक कर लेंगे कि हम किस लेवल के ऊपर हैं। क्योंकि एक चीज मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि जो AWS के प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं उसमें से आपको क्वेश्चंस का पता चल जाएगा कि पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस बहुत कम वहां से आते हैं, ये हर दफा पेपर चेंज ही होता है, एग्जैक्ट पेपर हर जगह नहीं आता। ओके, टिल नाउ आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर मैंने पूछना था व्हाट प्रायर नॉलेज इसमें क्या चाहिए, प्री रेक्विजिट्स क्या है इस कोर्स के? अच्छा, प्री रिक्विजिट्स इसके ऐसे कोई नहीं है, आपको लाइनेक्स की बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। वो जब हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड की सर्विस की तरफ मूव करेंगे तो उस टाइम पे मैं लाइनेक्स आप लोगों को जो बेसिक लाइनेक्स होती है वो मैं आप लोगों को कवर अप करवा दूंगा वहां पे। तो ऐसे प्रायर नॉलेज आपको कोई बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होती। लाइनेक्स अपने एंड पे अगर आप लोग उसको लर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल लर्न करें। लाइनेक्स इज द की रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोर्स एंड फॉर द डेवऑप्स। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सुनने में भी यही है कि लिनक्स काफ़ी है। उसके लिए हमें ओएस भी कोई दूसरा करना पड़ेगा, यूबंटू वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें वो ओएस उसकी। आप लोगों को जब हम AWS का अकाउंट प्रोवाइड कर देंगे तो उसके ऊपर से आप EC2 यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग कोई अपने लोकल सिस्टम्स के ऊपर करना चाहते हैं तो अगर तो आप लोग विंडोज यूज करें, विंडोज 10, तो विंडोज 10 के अंदर राइट। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आपको यूबंटू मिल जाएगा। आप उसको वो यूबंटू आपको इंस्टॉल कर देते हैं यूजिंग द ठीक है। हाइपरवाइजर, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के साथ अकाउंट की एक्सेस अवेलेबल होगी आप लोगों को, आप उसके ऊपर लाइनक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हमने सर्वर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो सर्वर्स तो डेफिनेटली हम वहां से करेंगे और हम उसके ऊपर प्रैक्टिस की करते रहेंगे। राइट राइट। और दूसरा एक ये चीज़ है कि जैसे अभी आपने बताया हमें यूबंटू वगैरह की इंस्टॉलेशन या इस तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए होगी, या rather देन जो आपने अभी बताया है कि कुछ मशीन लर्निंग का डाटा नहीं होता, या हमें आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि आई एम रेडी कि मैं इसको लर्न करना चाहता हूँ, मैं आप मुझे गाइड कर दें, मैं वो वाला डाटा ले आता हूँ या ये ले आता हूँ चीज़ें, तो कोई एक्स्ट्रा टाइम में विदाउट द क्लासेस कोई ऐसी हमें रिक्वायर्ड हो थोड़ा बहुत नॉलेज, ऑब्वियसली फुल टाइम तो नहीं, या मैं डेली तो नहीं करूँगा, कभी कभार होता है कि जैसे आप मैं स्टक हो गया हूँ चीज़ों में, तो इस तरह की गाइडलाइन लेने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगा अवेलेबल?
जी जी बिल्कुल, गाइडलाइन लेने के लिए प्लेटफॉर्म आपके पास मैं भी अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी मैं आज आप सारों को ऐड कर दूंगा, जो जो एडिड नहीं है। तो आपको वहां पे भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी से हेल्प आउट मिल सकती है। उसके अंदर उस्मान साहब भी अवेलेबल होते हैं जो आपको हेल्प आउट इन चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। जी ठीक। ओके, AWS का जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का पेपर है वो उसका लेटेस्ट कोड आ गया हुआ है C03। ठीक है जी, और C03 के अंदर हमारे पास टोटल 4 डोमेन्स हैं, जिसके अंदर डिजाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर्स हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, सिक्योर एप्लीकेशंस हम किस तरह से डिजाइन करते हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर्स किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो ये एक प्रॉपर परसेंटेजेस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग पेपर आता है आपका। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अक्सर क्लाइंट्स का फोकस देखेंगे कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होंगे, और वो क्लाइंट्स ज्यादा फोकस्ड होंगे जिनके पास बजट बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। और जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज अक्सर जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके साथ यही चीजें हैं कि वो उनके पास लिमिटेड बहुत ज्यादा लिमिटेड बजट होता है। ठीक है, क्लाइंट्स जो होते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेड बजट्स के साथ। यही वजह है कि अक्सर जगहों पे आप ये देखेंगे कि आप माइक्रो सर्विसेज की तरफ जा ही नहीं सकेंगे। इवन आपके पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो कि 10-10 दिन के होते हैं, 15-15 दिन के, या 20-20 दिन के होते हैं, या मैक्सिमम 2 महीने 3 महीने तक आप ले जाते हैं, और वो बहुत लिमिटेड आवर्स आपको देते हैं कि अच्छा हम इतने आवर्स के लिए आपको बिल करेंगे, इतने आवर्स के लिए हम आपको पे करेंगे। तो ये एक वजह है। लेकिन हम माइक मोनोलिथिक के ऊपर भी चीजों को इस तरीके से देखेंगे कि हम किस तरह से एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एग्जाम का जो मार्क्स होते हैं वो चाहे डेवलपर एसोसिएट हो या सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट हो, वो 1000 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से एटलीस्ट आपको 720 मार्क्स अचीव करने होते हैं फॉर क्लियरिंग द सर्टिफिकेशन एग्जाम। ठीक है जी, और डेवलपर एसोसिएट के अंदर हमारे पास डोमेन्स जो है वो 5 हो जाती हैं। उसके अंदर डिप्लॉयमेंट है, सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट विद AWS सर्विसेज है, रिफैक्टरिंग है, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग है। ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, क्विकली मैं आप लोगों को सर्विसेज का ओवरव्यू दे देता हूँ, कुछ चीजों का जो कि मेजर सर्विसेज हम कवर कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम जो है वो मूव ऑन करते हैं अपने एक्चुअल पहले चैप्टर की तरफ, जो कि हमने आज स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले ये एक समराइज्ड सर्विसेज हैं AWS की। AWS के अंदर मोर देन 300 सर्विसेज हैं। आपको इसके अंदर बेबहा किस्म की सर्विसेज मिल जाएंगी, इलास्टिक ट्रांसपोर्टर, मार्केट प्लेस, कैटलॉग, इवन आपको यहाँ पे उसकी बिग डाटा, IoT, मशीन लर्निंग की, इवन आपको स्पेस की सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती हैं। बेतहाशा सर्विसेज हैं जो कि AWS प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें से हमारे लिए सर्विसेज कुछ कुछ सर्विसेज हैं जो हमारे यूज नहीं है। और एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि हर सर्विस जो AWS प्रोवाइड कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो AWS का जो बंदा है वो देगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये सर्विसेज बाकी लोगों के लिए भी हैं। ठीक है, जो हमें सेल्स और BD के लोग हैं ना, वो इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जो रिसोर्स प्लानिंग के लोग होते हैं कंपनी के अंदर, वो उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो जिधर AWS का कीवर्ड देखेंगे वो आपकी तरफ वो JD जो है राउट करेंगे लाजमी। लेकिन उन चीजों को हमारा काम है कि हम देखेंगे ये चीजें क्या हमारी डोमेन के अंदर फॉल करती हैं कि नहीं करती। लाइक अब डिवाइस फार्म एक सर्विस है, वो हमारी डोमेन में नहीं आती। ठीक है, इसके अलावा बेतहाशा सर्विसेज हैं जो हमारी डोमेन्स में नहीं आती। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है कि AWS का ग्लोबल इंफ्रा किस तरह का है?
इसमें रीजन्स और फिर डाटा सेंटर्स पे अवेलेबिलिटी जोन्स पे डिवाइड हुआ हुआ है। एग्जैक्टली इसके अलावा किसी को आइडिया है इसका? ओके मैं आप लोगों को शॉर्टली बता देता हूँ कि AWS का जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो 4 चीजों के गिर्द रिवॉल्व करता है। जिस तरह मुंसिफ ने भी बताया, रीजन्स होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स होती हैं, एज लोकेशंस होते हैं, रीजनल एज कैशेस होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं रीजन्स के बारे में, तो रीजन्स क्या है? रीजन्स जो है ना आपके, एक समझो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं बात करता हूं कि पंजाब एक सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब इज एन ज्योग्राफिकल एरिया, ओके। वो एक्चुअल एरिया नहीं है, वो एक्चुअल जगह नहीं है, हमने डिवाइड किया है, ठीक है। हमने पूरे पूरे मुल्क को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, इसको हमने प्रोविंसेस का नाम दे दिया है। तो पंजाब इज एन जियोग्राफिकल एरिया, वो फिजिकल लोकेशन कोई नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे भी रीजन्स जो है हमारे फिजिकल लोकेशंस नहीं है, ये जियोग्राफिकल लोकेशंस है, ठीक है। फिजिकल लोकेशंस क्या है हमारी? वो है अवेलेबिलिटी जोन्स। अवेलेबिलिटी जोन्स वो एक्चुअल लोकेशंस हैं जिधर डाटा सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, और एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। कोई एक डाटा सेंटर नहीं हो सकता, मल्टीपल, एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और एक रीजन के अंदर मिनिमम 2 अवेलेबिलिटी जोन्स लाजमी एग्जिस्ट करेंगे, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस वक्त AWS का सबसे बड़ा रीजन जो है वो US ईस्ट नॉर्थर्न वर्जीनिया है, जिसको हम US ईस्ट 1 भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 6 अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमारी एक्चुअल एप्लीकेशंस डिप्लॉयड हैं। तो रीजन को वो क्या कहता है? AWS regions provide the multiple isolated and physically separated, has connected with low latency, high throughput and highly redundant networking। और एक रीजन के अंदर जितने डाटा सेंटर्स हैं, जितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक्स के साथ कनेक्टेड हैं, और एक के साथ मल्टीपल लिंक्स आते हैं। आप लोगों में से अगर किसी ने डाटा सेंटर्स के अंदर काम किया हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि डाटा सेंटर के अंदर जो एक आपका रैक होता है, जिसके अंदर कोई 8 से 10 वर्चुअल मशीन्स लगी होती हैं, उन उस एक रैक को मल्टीपल आपको पावर केबल्स मिलती हैं, मल्टीपल पावर के कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, मल्टीपल इंटरनेट के कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जितने भी कनेक्शन होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, इवन एक सर्वर के साथ भी एक से ज्यादा कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने इस चीज को इंश्योर करना होता है कि हमारे जो सर्वर्स हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाईली अवेलेबल रहे, ठीक है। ये कनेक्शन इन्होंने इस तरीके से किए होते हैं कि लेटेंसी के जो डिलेज होते हैं वो बहुत कम से कम हो। A region is a set of the availability zones located geographically close to each other, ठीक है। अब एक अवेलेबिलिटी जोन शायद लाहौर के अंदर हो सकता है, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन लाहौर के पास ही मरीदके में हो सकता है। तो ये क्लोज होते हैं, गसूर में डिप्लॉयड हो सकता है। वो कहता है दिस इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय AC's अवेलेबिलिटी जोन विद इन द सेम सिटी, इवन के एक सिटी के अंदर भी मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं। AWS has deployed them worldwide to help its global customer base to take advantage of low latency connections, ठीक है। अब जैसे लो लेटेंसी कनेक्शंस कस्टमर्स के लिए हो सकते हैं। अब लाइक दैट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होंगे US के। अब US के क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन डिप्लॉय कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं एज एन AWS पर्सन, एज एन डेवऑप्स और एज एन डेवलपर। एक टीम के अंदर मल्टीपल लोग होते हैं। अब हम एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग कहां से कर रहे हैं, टेस्टिंग कहां से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पाकिस्तान से, और कर किधर रहे हैं? एक्चुअली सर्वर्स हमारे कितने पेस्ट हैं? नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन के अंदर, US के अंदर। तो हमारे लिए भी वो लेटेंसी कम से कम रखने के लिए ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से इन्होंने डेवलप किया हुआ है कि वो सारा कुछ
प्रॉपरली स्ट्रीम्ड लाइन क्या है। मैंने आपको अवेलेबिलिटी जोन्स का बताया है कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स आपस में डेडिकेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह AWS के जितने रीजन्स हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरह कनेक्टेड हैं। वो क्या कहता है कि ईच रीजन विल एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड ईच रीजन विल कंटेन एटलीस्ट 2 अवेलेबिलिटी जोन। हर रीजन इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। हम रीजन टू रीजन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यह हमें एडवांटेज मिलता है। अब बात आती है कि अवेलेबिलिटी जोन्स क्या हैं। Availability zones offer AWS customer an easier and more effective way to design and operate applications and databases. ये वो फिजिकल डेटा सेंटर्स होते हैं जिसके अंदर आपकी डेटाबेसेस, आपकी एप्लीकेशंस आप डिप्लॉय करते हो, डिजाइन करते हो, टेस्ट करते हो। ये वो जगह होती है जिधर कंप्यूटिंग की, स्टोरेज की, नेटवर्किंग की, डेटाबेसेस के एक्चुअल रिसोर्सेज डिप्लॉयड होते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स के अंदर। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स क्या है, हम आगे इसको डिटेल कवर करेंगे। सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ द अवेलेबिलिटी जोन्स। टिल नाउ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें। जी, एनी क्वेश्चंस? ओके, ऑल क्लियर? जी, काइंडली कंफर्मेशन दें मुझे। ऑल क्लियर सर। ओके, अब हम बात करते हैं एज लोकेशंस की, कि एज लोकेशंस क्या है। एज लोकेशंस की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि आपने मोबाइल टावर्स, आप सारों को पता है कि मोबाइल टावर्स जगह जगह लगे हुए हैं। मोबाइल टावर्स का क्या काम होता है? एनी वन ऑफ यू? Provide the signals to nearest customers. ठीक है, जिधर कंपनीज ये देखती है ना, टेलीकॉम कंपनीज क्या देखती है कि जिधर सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं उधर एक टावर लगा देती हैं, वहां से सिग्नल्स को बूस्ट करती हैं। ये मैकेनिज्म हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज यूज करती हैं। अब एज लोकेशंस का मैकेनिज्म क्या है, मैं आपको ये बताता हूं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं यूएस रीजन के अंदर। चलें जी, मान लिया एप्लीकेशन यूएस रीजन के अंदर क्लाइंट के लिए डिप्लॉयड है। अब क्या पॉसिबल है कि क्लाइंट का जो आगे से फर्दर क्लाइंट्स हैं, जो प्रोडक्ट ऑनर है, जो प्रोजेक्ट का ऑनर है, बेसिकली उसके लिए तो वो प्रोडक्ट है ना, अगर वो मैच्योर होती जाती है तो वो प्रोडक्ट बनती है एट द एंड। वो जो उसकी प्रोडक्ट है कि क्या वो खाली यूएस के लोगों ने यूज करनी है या पूरी दुनिया में भी यूज हो सकती है। और यूएस के अंदर भी किसी एक स्टेट ने तो नहीं ना यूज करनी है, हो सकता है पूरा यूएस उस प्रोडक्ट को यूज करे। अब जैसे मैं आपको दराज की एग्जांपल दे देता हूं। दराज जो है, क्या दराज खाली लाहौर में तो नहीं यूज हो रहा ना, पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा है ना। इसी तरह यहाँ पे एज लोकेशंस का काम क्या होता है कि एक्चुअल प्लेस के ऊपर जिधर आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है। लाइक हमारे केस में मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि यूएस ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर हमारी एप्लीकेशन होस्टेड है। मैं उस एप्लीकेशन को एक्सेस करूं जर्मनी में बैठ के, मुझे क्या मिलेगी? लेटेंसी, डिले मिलेगा। लेटेंसी क्या है? एप्लीकेशन लोड होने में वो टाइम लेगी। अब उन चीजों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एज लोकेशंस। एज लोकेशंस का काम क्या होता है कि वो ये करती हैं कि एक दफा लेट से कि अमीन, आपने पाकिस्तान से बैठ के एक एप्लीकेशन है abc.com, आपने उसको एक्सेस किया।
अब जब अमीन ने एक्सेस किया तो अमीन को वहां पे लेटेंसी मिलेगी थोड़ी सी। उसके बाद क्या होगा कि एज लोकेशन जो है उस एप्लीकेशन को कैशे कर लेगी अपने पास। अब अगली दफा जब इरम आएंगी वो आके उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगी तो इरम को लेटेंसी नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो एज लोकेशन में कैश हो गई है। वो ऑल द वे यूएस से जाके डाटा एक्सेस नहीं करवाएगा इरम को। इरम को वो किधर से एप्लीकेशन एक्सेस करवाएगा? एज लोकेशन से। तो एज लोकेशन का काम ये होता है कि वो अपने पास एक्चुअल कंटेंट को कैशे करके रखता है, और कैशे वो हर कुछ देर बाद कैशे को रिफ्रेश कर रहा होता है, हर कुछ देर बाद डाटा फ्रेश लेके आ रहा होता है। इससे क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस, एंड यूजर एक्सपीरियंस हम बेटर कर सकते हैं। और एज लोकेशन का काउंट मोर देन अवेलेबिलिटी जोन है। आप लोगों को एज लोकेशन का समझ आया है? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। आगे समझ सर। Okay, that's good. Edge locations are the AWS sites deployed in major cities and populated areas around the world. The number exceeds the number of the availability zones available. Although edge locations are not used to deploy primary infrastructure such as EC2 instance, EBS storage, VPCs, or RDS resources, they are used by AWS services such as AWS CloudFront and AWS Lambda at Edge to capture the data and reduce latency for end user access by using the edge locations as a global content distribution network. एज लोकेशंस को AWS नाम देता है ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, ठीक है। और ये एज लोकेशंस कौन यूज करता है? AWS की CloudFront की सर्विस है वो यूज करती है, या AWS Lambda at Edge जो है वो इसको यूज करता है। पाकिस्तान के अंदर AWS की एज लोकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इवन एक सर्विस है AWS की, AWS डायरेक्ट कनेक्ट, जो कि हम नेक्स्ट वीक में शायद डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर। उस सर्विस के अंदर हमें डेडिकेटेड लिंक AWS प्रोवाइड करता है अपने डेटा सेंटर से आपके डेटा सेंटर तक, और पाकिस्तान के अंदर ये सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के पास PTCL का डेटा सेंटर है वहां पे ये सर्विस अवेलेबल है, वहां पे डायरेक्ट कनेक्ट की सर्विस आ रही है। PTCL का वो डेटा सेंटर आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, गालबन बहरेन में जो AWS का डेटा सेंटर है उसके साथ डेडिकेटेडली कनेक्टेड है, एंड PTCL यूजिंग दिस सर्विस। और जो एज लोकेशंस हैं वो भी PTCL के डेटा सेंटर्स के ऊपर ही AWS ने डिप्लॉय की है। ओके, अब बात आती है रीजनल एज कैशेस की, कि रीजनल एज कैशेस का क्या काम होता है। एज लोकेशंस की जो है ना नई टाइप है जिसको हम कहते हैं रीजनल एज कैशेस। ये CloudFront ओरिजिन और एज लोकेशंस के दरमियान में होती है। लाइक जैसे मैं आपको कहा कि पाकिस्तान में PTCL का डेटा सेंटर है, उसके अंदर एज लोकेशन अवेलेबल है, और मैं सपोज करने में कहता हूँ कि बहरेन के अंदर एप्लीकेशन होस्टेड है। अब बहरेन से पाकिस्तान के दरमियान में भी एक लोकेशन ऐसी होगी जो कि वहां पे भी डाटा कैशे करती है। दिस इज कॉल्ड दी रीजनल एज कैशे। ऑल क्लियर? उजैर भाई मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। बस मुझे इतना कंफर्म करना है कि एज लोकेशंस में कंटेंट किस तरह का मतलब ऐड हो सकता है, लाइक इमेजेस वगैरह ऐड हो सकती हैं, फिर वेबसाइट्स वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अभी सर्वर पड़ा हुआ है यूएस में और मेरे क्लाइंट्स पाकिस्तान में, ठीक है। क्या मैं एज लोकेशन में वो वेबसाइट की इमेजेस जो मुझे कैश करवानी है वो रखवा सकता हूँ, ताकि उनको एक्सेस करने के लिए मेरे जो पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं उनको यूएस ना जाना पड़े, वहाँ पे फिर लेटेंसी का वगैरह इशू आ सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एज लोकेशन में इमेजेस वेबसाइट्स वगैरह ऐड हाँ, करवा सकूँ? हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन कैश करवाते हैं, खाली एक चीज नहीं, पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी कैश हो जाती है।
इसमें अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन का क्या स्टैटिक होना लाजमी है? अगर फॉर एग्जांपल नो, एक एप्लीकेशन उसमें डायनामिक वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, लाइक डायनामिक एप्लीकेशंस जिसमें यूजर का डाटा फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा हो। एग्जैक्टली हो सकती है। ठीक, सही, थैंक यू। तो उसमें ये होता है कि वो हर दफा जो है ना, खैर डेटाबेस, अगर मैं आपको ये कहूँगा डेटाबेस की सर्विस हम अलग से अगर आरडीएस यूज करें ना, तो आरडीएस के लिए हम अलग से यूज करेंगे इलास्टिक कैश, जो कि आपकी कोड के दरम्यान और डेटाबेस के दरम्यान में कैशे का काम करेगी। वेयर एज तो सही क्लाउड फ्रंट है वो आपकी एप्लीकेशन, जो कि आपकी यूआई बेस्ड एप्लीकेशन है, उसके और यूजर के दरम्यान में कैशे का काम करती है। बिल्कुल सही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आ रहा था कि अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो फिर ये AWS की सर्विस है इलास्टिक कैश आई थिंक, और इसमें फिर क्या फ़र्क है? मैं पूछने नहीं, वाला था। आपकी बात ये इलास्टिक है कि कैशे फिर डेटाबेस कैशे के लिए यूज करते हैं हम, और क्लाउड फ्रंट जो है हम यूज करते हैं एप्लीकेशन कैशे के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। और इसमें हम कैशे एंड वैलिडेशंस, मैं आपको बता देता हूँ कि जब जब नई डिप्लॉयमेंट आती है ना, लाइक डेवलपर जब जब नई चेंजेस डिप्लॉय करता है, तो हम इसकी कैशे को इनवैलिडेट करते हैं। सही सही। इनवैलिडेट ये से मुराद एग्जैक्टली ये वैसे होता ही है कि काम हम करे जैसे, डाटा डिलीट सॉरी करते मैंने हैं। आपको जी इंटरप्ट जी। किया, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। मतलब ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करे जैसे इलास्टिक कैश है, उसमें भी आपको कैश इनवैलिडेट वगैरह करवाना पड़ता है, हाँ, तो मतलब इनका सेम सीन है, लेकिन डिफरेंट ये है कि जैसे, वो डाटा के लिए, यहाँ पे हाँ, वेबसाइट्स के जैसे लिए। आपकी ब्राउजर की कैशे काम करती है, समटाइम्स बिल्कुल आप चेंजेस करते हो, आपको कैशे के उस अंदर से वो सर्व कर रहा होता है, तो आप कैशे इनवैलिडेट करते हो ना, हार्ड रिफ्रेश करते हैं कैशे क्लियर करके, तो आप बिल्कुल कैशे बिल्कुल। इनवैलिडेट कर रहे होते हो। तो इसी तरह ये कैशेस भी हमारी काम करती सही हो जाए भाई, सही। है। ओके, अब मैं आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट सेशन के अंदर नहीं थे, मैं दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नेटवर्किंग की कुछ सर्विसेज है हमारे पास, जिसके अंदर AWS Route 53 है। जिस तरह से आप लोगों को आइडिया होगा GoDaddy वगैरह का, जिधर डोमेन होस्टिंग हम करते हैं, डीएनएस हम मैनेज करते हैं, उसी तरह से AWS की अपनी डीएनएस की सर्विस अवेलेबल है। हम इसको भी कवर करेंगे। इसके अंदर इसकी राउटिंग पॉलिसीज होती हैं, सिंपल राउटिंग पॉलिसी, वेटेड लेटेंसी बेस्ड फेल ओवर, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसीज होती हैं हमारी, वेटेड राउटिंग पॉलिसीज होती हैं, वो हम इसके अंदर सारे डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर जो कि डीएनएस रिकॉर्ड्स हम किस तरह से ऐड करते हैं, वो क्या, कौन कौन सी चीजें किस तरह से काम करती हैं, हेल्थ चेक्स क्या होते हैं, वो चीजें हम इसकी कवर अप करेंगे इन डिटेल विद हैंड ऑन लैब। फिर हमारे पास AWS की डायरेक्ट कनेक्ट की सर्विस है। डायरेक्ट कनेक्ट की सर्विस मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली जो है डेडिकेटेड लिंक से आपके डाटा सेंटर को और अपने डाटा सेंटर को कनेक्ट कर देती है, ये उसके लिए यूज होती है। ऑब्वियसली ये हम थ्योरेटिकल कवर करेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते। फिर VPCs हमारे पास आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स। हम पूरा एक कंप्लीट VPC डिप्लॉय करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। VPC के अंदर हम इंटरनेट गेटवेज, नेट गेटवेज, पब्लिक सबनेट्स, प्राइवेट सबनेट्स, राउट टेबल्स, VPC एंड पॉइंट्स, और जितनी चीजें VPC की इस सर्टिफिकेशन के रोड मैप के अंदर अवेलेबल होंगी, वो हम सारी चीजें इसकी इन डिटेल कवर करेंगे। थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हम सारा कुछ इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। फिर हमारे पास कंप्यूट की सर्विसेज आ जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स आ जाते हैं, EC2 आ जाता है। EC2 सिंपल एक सर्वर है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं, वहां पे हम टेस्टिंग करते हैं। वहां पे EC2 के अंदर मैं आपको अपाचे की कॉन्फ़िगरेशंस करके दिखाऊंगा किस तरह से होती हैं, NGINX की कॉन्फ़िगरेशंस हम किस तरह से करते हैं, यूजर की परमिशंस, ग्रुप की परमिशंस हम किस तरह से सेट करते हैं, SSL सर्टिफिकेट्स हम किस तरह से करते हैं, हम डोमेन्स किस तरह से पॉइंट करते हैं सर्वर के अंदर, हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को टेस्ट किस तरह से करते हैं, हम डेटाबेसेस EC2 के ऊपर किस तरह से होस्ट करते हैं, हम इवन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम PHP की एप्लीकेशंस को किस तरह से यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। हम एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल PHP वर्जन किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, एक सर्वर के ऊपर हम मल्टीपल नोड के वर्जन किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इन चीजों को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल डीप नॉलेज मिले कि ये चीजें किस तरह से काम हो रही करती हैं, और ये काम किस तरह से यूज होंगी। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लाइंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होता है,
तो क्लाइंट के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, तो फिर हम एक ही सर्वर के अंदर होस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए फिर अक्सर एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम उसको किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं, हम वो करेंगे। फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स की बात आ जाती है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हमारे काम करते हैं EC2 के साथ। ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स का काम ये होता है कि वो सर्वर की यूटिलाइजेशन देख रही होती है कि सर्वर कितना यूटिलाइज हो। अगर तो सर्वर लेट से 60% 70% यूटिलाइज हो रहा है, तो वो क्या करता है कि एक नया सर्वर लॉन्च कर देता है आपके लिए, आपके लोड को बैलेंस करना शुरू करता है, और इसके अंदर लिमिट्स होती हैं, हम लिमिट डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम इतने सर्वर तक जाना है, तो मैक्सिमम उतने सर्वर तक जाएगा। जब लोड नॉर्मलाइज हो जाएगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो सर्वर्स जो एक्स्ट्रा उसने लॉन्च किए थे वो टर्मिनेट कर देगा। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के साथ लोड बैलेंसर्स आर मैंडेटरी। मैंडेटरी इसलिए है कि ऑटो स्केलिंग का काम तो सिर्फ सर्वर्स को स्केल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट करना जिसका काम है वो लोड बैलेंसर्स का है। तो हम उसको कवर अप करेंगे, जैसे कि इलास्टिक लोड बैलेंसिंग आ गई है, हम इसको कवर करेंगे। फिर Amazon वर्कस्पेस एक सर्विस है जिसका मैं आपको यहाँ पर ही शॉर्टली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर द वर्चुअल डेस्कटॉप्स। ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे कॉल सेंटर्स ने इस सर्विस को यूज किया, और उसकी वजह ये थी कि कोविड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम ऑफिस में अंदर इतना स्टाफ नहीं लेके आ सकते, तो अब कॉल सेंटर सॉल्यूशंस तो प्रोवाइड करने थे, तो उसके लिए अक्सर कंपनीज ने Amazon वर्कस्पेस की सर्विस को यूज करते हुए वर्चुअल डेस्कटॉप्स अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए थे, ताकि कस्टमर को वो प्रॉपरली हैंडल कर सकें। फिर हमारे पास स्टोरेज की सर्विसेज आ जाती हैं। S3 है जिसके अंदर आप फाइल्स कोई भी अपनी स्टोर कर सकते हैं, लाइक ऑडियो, वीडियो, हर किस्म का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इंस्टॉल नहीं कर सकते, सिर्फ हम स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास ग्लेशियर आ जाती है। ग्लेशियर की टाइप क्या करती है, ग्लेशियर ये काम करता है कि वो हम S3 के अंदर जो डाटा है वो एक स्टोरेज क्लास से दूसरी स्टोरेज क्लास के अंदर मूव करने के लिए यूज करते हैं, और ग्लेशियर जो है वो हमें चीप स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करती है। EBS क्या है, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है जिसके अंदर हमारा एक्चुअल डाटा इंस्टॉल होता है, और ये हम यूज करते हैं EC2 के साथ, ये सर्वर्स के साथ हमारी अटैच होती है, जिसके अंदर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपाची इंस्टॉल कर सकते हैं, MySQL, PHP, वट एवर यू वांट टू इंस्टॉल, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम सारा कुछ यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। और उसके अलावा हम स्टैटिक फाइल्स लाइक ऑडियो, वीडियो, PDF, टेक्स्ट फाइल्स वगैरह सारा कुछ हम यहाँ पे रख भी सकते हैं EBS वॉल्यूम्स के अंदर। फिर हमारे पास स्टोरेज गेटवेज आ जाते हैं जो कि हमारे यूज होते हैं ऑन प्रीमिसेस डाटा सेंटर्स को AWS के डाटा सेंटर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, जो कि हमारे फिजिकल लिंक्स नहीं होते, ये वर्चुअली होते हैं, और हम डाटा जो है ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम ऑन प्रीमिसेस टू क्लाउड, क्योंकि कुछ जगह पे ये मिक्सचर यूज होता है कि ऑन प्रीमिसेस भी हो और क्लाउड भी हो। जी अमीन, आपका क्वेश्चन है। लास्ट स्लाइड पे अगर मूव कर दें तो जी जो जो एस थ्री और EBS में क्या डिफरेंस है, ये समझ नहीं आई मुझे। ग्लेशियर तो हम लोग सिर्फ जस्ट आर्काइव कर लेते हैं, आर्काइविंग वैल्यूज होती हैं। जी जी। अ, वो अच्छा, S3 की वैल्यूज को ही आर्काइव करते हैं या कोई और डाटा आर्काइव करते हैं? हम S3 को ही करते हैं। ग्लेशियर्स जो हाँ, यूज होती हैं। ग्लेशियर जो ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर के अलावा स्टोरेज क्लासेस और भी हैं। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है, वन जोन हाँ। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, इंटेलिजेंट टेयरिंग है, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल है, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल है, और ग्लेशियर डीप आर्काइव है। ये सारी स्टोरेज क्लासेस हम यूज करते हैं S3 के अंदर। अच्छा, S3 के अंदर और EBS के अंदर फर्क, एक मेजर फर्क मैं आपको बता देता हूँ। S3 के अंदर आप कोई चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते, लाइक आप कहो कि S3 के अंदर हम कोई विंडोज इंस्टॉल कर लें या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, डेट इज नॉट पॉसिबल। हम सिर्फ वहां पे फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से आपके लैपटॉप के अंदर मैं कहता हूँ कि D और E ड्राइव्स होती हैं, वहां पे आप कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे होते, इंस्टॉलेशन आपकी सारी C ड्राइव में हो रही होती हैं। तो उन इंस्टॉलेशंस को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ ये होती है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज S3 को, कि हम सिर्फ फाइल्स, फोल्डर्स, डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, हम इसको कोई चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कोई चीज हम यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते।
और जो ईबीएस होता है हमारा, ईबीएस वो एक्चुअल प्लेस होती है जिधर हम इंस्टॉलेशंस भी कर सकते हैं, इवन फाइल्स भी रख सकते हैं, हम ऑडियो वीडियो किसी भी किस्म की फाइल वहां पे हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जी सर जब ईबीएस से हमारा सारा काम हो जाता है तो हम S3 क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि ईबीएस में मसला ये आता है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स का बताया, लोड बैलेंसर का बताया, तो जब आपकी एप्लीकेशन ऑटो स्केल होगी तो सब सर्वर्स के दरमियान में जो फाइल्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगी। किसी सर्वर पे कुछ फाइल्स पड़ी होंगी, किसी पे कुछ पड़ी होंगी। जो एक्स्ट्रा सर्विस चल रहे थे जो लोड बैलेंस करने के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने लॉन्च किया, वो जब टर्मिनेट होंगे उसके अंदर से फाइल्स रिमूव हो जाएंगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एप्लीकेशन में के साथ S3 को सिंक करते हैं, हम S3 को लिंक करते हैं। हम हमारे पास जितनी स्टैटिक फाइल्स होती हैं लाइक जैसे यूजर इमेजेस वगैरह होते हैं, तो सारा कुछ फिर हम S3 के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं कि हम वहां से ही स्टोर करते हैं और वहां से ही गेट करते हैं। सो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया मीन? जी जी। और ये persistent स्टोरेज का क्या मतलब है इसका? इट अलाउज यू टू हैव persistent, ये इंस्टॉलेशन वाली फाइल्स के लिए कह रहा है? हाँ जी, ये इंस्टॉलेशन फाइल्स के लिए हम persistent स्टोरेज का वर्ड यूज करते हैं कि हम इसके अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं। जी ओके। ठीक है। और हम एक ईबी अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे मैं आपको तब इन डिटेल इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम जो सर्वर बनाते हैं अपने लिए, एक बेस सर्वर। ठीक है। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप में भी हमें एग्जैक्ट कॉपीज ही चाहिए होती है ना एक सर्वर की, तो हम एक स्नैप ईबीएस वॉल्यूम से एक स्नैपशॉट बना लेते हैं, उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और उस कॉपी से हम फिर एक एएमआई बना लेते हैं अपनी। ये सारी टर्म्स हम EC2 के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये टर्म्स क्या क्या हैं। हम फिर वो एएमआई यूज करते हुए ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। जी फैज, आपका कोई क्वेश्चन था? आपका हैंड रेज था। नहीं नहीं, आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू इट। जो आप बता रहे थे कि ईबीएस बेसिकली एक हार्ड ड्राइव की तरह होती है, वो एक कंप्यूट पे माउंट होती है, और S3 बेसिकली एक स्टोरेज स्पेस है जो कि रेंडर नहीं हो सकती बार बार। तो जस्ट वांट टू कंफर्म माय नॉलेज। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चंस? फिर बात आती है जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस की। ये हम स्नोबॉल की कुछ सर्विसेज आगे डिस्कस करेंगे S3 के साथ ही। उसको जो डाटा है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है जी। स्नोबॉल क्या होती है, वो आपके मूवेबल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, मूवेबल सर्वर्स होते हैं। ठीक है। जो कि AWS में हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम अपना डाटा उसके अंदर कॉपी करके AWS को भेज सकते हैं, और AWS जो है फिर वहां पे डाटा एक्सपोर्ट करके हमें बता देते हैं कि आपका डाटा मैंने इस रीजन के अंदर, जो भी आपने रीजन बताया उसके अंदर सेव कर दिया। फिर AWS की एक सर्विस आती है स्नोमोबाइल। वो स्नोमोबाइल सर्विस के अंदर 45 फीट लॉन्ग कंटेनर आप AWS से ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपके डाटा सेंटर के अंदर बाहर आके खड़ा होगा, आप अपने डाटा सेंटर को उस कंटेनर के साथ कनेक्ट करेंगे और वहां पर डाटा ट्रांसफर करेंगे, और डाटा ट्रांसफर करके वो कंटेनर वापस AWS को भिजवा देंगे, और AWS की सेम मैकेनिज्म को यूज करते हुए वो डाटा जो है, जो भी आपने अवेलेबिलिटी जोन AWS को बताया होगा, उसके अंदर वो डाटा कॉपी करके आपको बता देगा कि आपका डाटा मैंने यहाँ पे कॉपी करके रख दिया है। हमारे पास फिर डेटाबेस की सर्विसेज आती हैं। इसके अंदर हमारे पास रिलेशन डेटाबेसेस की सर्विस आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास MySQL, MySQL अरोरा, ठीक है, पोस्टग्रेस अरोरा, MariaDB, ओरेकल की डेटाबेसेस आ जाती हैं, SQL डेटाबेसेस आ जाती हैं, वो हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास नॉन नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आ जाती हैं, जिसके अंदर DynamoDB है हमारे पास। इसके अलावा AWS की डॉक्यूमेंट DB है, वो आ जाती है। और एक एक दो तीन और तरह की डेटाबेसेस हैं जो कि नॉन रिलेशनल है, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर इलास्टिक कैश आ जाती है, जो कि हमें इन मेमोरी कैशिंग प्रोवाइड करती है डेटाबेस के साथ, कि हम कनेक्ट करते हैं इसको, और वहां से हम कैशिंग के थ्रू जो है अपना कंटेंट सर्व कर रहे होते हैं, क्यूरीज को हैंडल कर रहे होते हैं, ताकि मेन डेटाबेस के ऊपर लोड कम से कम हमारा आए। फिर इसके अंदर हमारे पास इवन डेटाबेसेस के अंदर रीड रेप्लिकास आ जाते हैं।
रीड रेप्लिकास का काम ये होता है कि जो रीड इंटेंसिव क्यूरीज होती हैं वो हम रीड रेप्लिकास से सर्व करवाते हैं, और मेन डेटाबेस को हम सिर्फ राइट के लिए रखते हैं। तो ये कंप्लीट चीजें आप लोगों को मैं अभी सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, और ये मेजर सर्विसेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको हम इंशाल्लाह इन डिटेल कवर करें। जी फैज, क्वेश्चन कीजिएगा। सर जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि ये हमें डेटाबेसेस की कितनी नॉलेज होनी चाहिए? आई हैव नॉट वर्कड विद डेटाबेसेस बिफोर, सो ये रिलेशनल नॉन रिलेशनल इनकी नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज वो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट डिप्लॉयमेंट में हेल्प कर रहा है, तो इनकी प्रायर नॉलेज जरूरी है इसलिए। अच्छा, प्रायर नॉलेज नहीं भी हुआ आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको नॉलेज बस इतनी होनी चाहिए कि डेटाबेस बनती किस तरह है, क्रिएट किस तरह होती है, इसके अंदर यूजर किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, या डेटाबेस का एक जो हमने सर्वर क्रिएट किया है उस सर्वर के अंदर हम मल्टीपल डेटाबेसेस किस तरह कर सकते हैं, वो चीजें आ जाती हैं। वो चीजें मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं, किस तरह से करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि डंप किस तरह से लेना और डंप रिस्टोर किस तरह से करना है, क्योंकि कंपनीज के अंदर डीबीएस अवेलेबल होते हैं, बाकी काम डीबीएस का होता है, वो डीबीएस देख के कर सकते हैं। और इवन अगर आपको डेटाबेस के ऊपर कोई काम करना पड़ जाता है और एडब्ल्यूएस की डेटाबेसेस आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास नॉलेज नहीं भी है, नो इशू, एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आप डॉक्यूमेंटेशन से कंसल्ट करके एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो चीजें मार्केट के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड यूज हो रही हैं, उन चीजों को मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये चीजें हम किस तरह से कर रहे हैं, ये चीज किस तरह से होती है, हम डेटाबेस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। हमें कोई इन डेप्थ डेटाबेसेस की जरूरत नहीं है नॉलेज की, हमें जस्ट ओवरव्यू चाहिए होता है कि ये चीजें किस तरह से हमारी काम करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एनालिटिक्स की सर्विसेज आ जाती हैं, रेडशिफ्ट आ जाती है, जो कि डेटा वेयर हाउस की सर्विस है, ठीक है, जो कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकें। फिर एडब्ल्यूएस किनेसिस है, उसके अंदर हम रियल टाइम डाटा को एनालाइज करते हैं। रेडशिफ्ट के अंदर तो हम हमारा जो डाटा एट रेस्ट होता है, जो स्टोर्ड फॉर्म होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। किनेसिस के अंदर जो रियल टाइम में लाइक करंट जो चल रहा है, जैसे रियल टाइम में डाटा की एग्जांपल में आपको, जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट की एग्जांपल आपकी रियल टाइम डाटा की है। तो स्टॉक मार्केट में हर 1 मिनट 2 मिनट पे शेयर्स चेंज हो रहे होते हैं ना, शेयर्स की प्राइसेस चेंज हो रही होती हैं, आपके सारे ट्रेंड्स जो है वो बहुत क्विकली चेंज हो रहे होते हैं, विद इन द सेकंड्स भी चेंज हो रहे होते हैं समटाइम्स। तो वो किनेसिस हमारे वहां पे काम होता है। फिर इलास्टिक मैप रिड्यूस आ जाती है, जिसके ऊपर हम बिग डाटा का टास्क परफॉर्म, वेब इंडेक्सिंग कर सकते हैं, डाटा माइनिंग कर सकते हैं, लॉग फाइल के एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह के टूल्स हम इलास्टिक मैप रिड्यूस के अंदर हम ये चीजें कवर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एप्लीकेशन सर्विसेज आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास एसक्यूएस आ जाती है, जिसको अंदर क्यू सर्विस है। क्यू का काम क्या है कि आपका लेट से कि आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा कोई हैवी किस्म की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हर 1 मिनट के अंदर कुछ चेंजेस हो रही हैं, या हर 1 मिनट के अंदर कोई राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है डेटाबेस के ऊपर, तो हम एसक्यूएस को यूज कर लेते हैं कि वो हर क्यूरी हमारी क्यू के अंदर लग जाती है, और इसको हम मेक श्योर करते हैं कि इससे हमारी कोई भी क्यूरी मिस नहीं हो रही, हमारा सारा डाटा स्ट्रीमलाइन के अंदर जो है डेटाबेस को जा रहा है और डेटाबेस से वापस भी आ रहा है। फिर हमारे पास एसएनएस की सर्विस आ जाती है। एसएनएस की सर्विस हम ये नोटिफिक सारी ये एसक्यूएस सिर्फ डेटाबेस के लिए, क्यूरी के लिए, या कोई और भी इसमें फीचर यूज हो सकते हैं, जैसे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्विसेज, ये वो। हम विद इन बिटवीन द एडब्ल्यूएस सर्विसेज कम्युनिकेशन हम एसक्यूएस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज जो एडब्ल्यूएस की माइक्रो सर्विसेज है उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि डेटाबेस के साथ हम इसको कर सकते हैं, या हम और भी तरीकों से हम एडब्ल्यूएस की सर्विसेज के साथ इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एसएनएस आ जाता है। एसएनएस के अंदर नोटिफिकेशंस हम अलर्ट्स अपने लिए सेट कर लेते हैं ऑन द ईमेल्स भी हमें आ जाते हैं, बाय एसएमएस भी हमें अलर्ट्स आ जाते हैं कि ऑटो स्केलिंग कब हो रही है, उसके अलर्ट्स आ जाते हैं हमें, कौन सेक्शन का परफॉर्म हो रहा है, हम थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं, उसकी बेसिस पर अलर्ट्स अपने पास रिसीव कर सकते हैं, ताकि हमें पूरे एडब्ल्यूएस अकाउंट का पता चलता रहे। फिर हमारे पास सिंपल वर्कफ्लो सर्विस आ जाती है। सिंपल वर्कफ्लो की एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि जैसे कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होती है ऐड टू कार्ट, फिर प्रोसीड टू चेकआउट होता है, फिर हम सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देते हैं, फिर पेमेंट की तरफ करते हैं, फिर कंफर्म ऑर्डर की तरफ करते हैं, तो वो एक वर्क फ्लो चल रहा होता है ना पूरा। तो इस तरह की सर्विसेज के लिए हम सिंपल वर्क फ्लो को यूज कर लेते हैं, वो हमारी यूज में आती हैं।
फिर ईमेल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए हम सिंपल ईमेल सर्विस है AWS की, वो यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्लाउड सर्च की सर्विसेज है जो कि हम वेबसाइट्स के अंदर और एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग। फिर हमारे पास इलास्टिक ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज आ जाती हैं जिसके अंदर हम मीडिया फाइल्स को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी टू लो क्वालिटी, लो क्वालिटी टू हाई क्वालिटी, हम उस तरह से इसको कन्वर्जन करते हैं, उसके लिए यूज होती है। फिर डिप्लॉयमेंट की हमारे पास कुछ सर्विसेज आ जाती हैं, ऑप्सवर्क्स आ जाते हैं जो कि डेवऑप्स का टूल है, ठीक है, जो कि हम एप्लीकेशंस को किसी भी स्केल के ऊपर मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास IAM आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पूरे AWS इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और हम स्टार्ट भी कल इसी टॉपिक से करेंगे कि IAM क्या काम करता है। हम यहाँ से यूजर्स को कंट्रोल करते हैं, उसके परमिशंस को कंट्रोल करते हैं, हम बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन इनेबल करवानी है वो हम IAM के थ्रू मैनेज करते हैं। हमने डिफरेंट यूजर्स को साइन अप करवाना है AWS के ऊपर, या कोई हमने एप्लीकेशन ऐसी है जिसके साथ हमें साइन अप साइन इन की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, हम उसके लिए IAM को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो हम इसको कवर करेंगे। फिर हमारे पास क्लाउड वॉच आ जाता है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मॉनिटरिंग आपने किस तरह से करनी है, आपको क्लाउड वॉच के थ्रू प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हो और उस मॉनिटरिंग को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास इलास्टिक बीनस्टॉक आ जाता है। इलास्टिक बीनस्टॉक इज द डेवलपर एसोसिएट टूल, कि हम इसके अंदर एप्लीकेशन का सिर्फ कोड बताते हैं कि ये कोड है मेरा, हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमें इतने स्पेक्स के साथ ये चीजें चाहिए इसके अंदर, और ये करने के बाद हम सिर्फ फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना, सब चीजों को आपस में कनेक्ट करना, पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, वो इलास्टिक बीनस्टॉक का काम हो जाता है। फिर हमारे पास AWS क्लाउड ट्रेल आ जाता है। क्लाउड ट्रेल का काम ये होता है कि हम इसके थ्रू अकाउंट लेवल की मॉनिटरिंग ले सकते हैं। क्लाउड वॉच के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करेंगे, क्लाउड ट्रेल के साथ हम अकाउंट की मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे अब एक अकाउंट हमारा मेन है LB Stack, उसके अंदर आपके इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट 10 लोग बैठे हुए हैं, तो इन 10 लोगों के अकाउंट्स बनेंगे, तो मैं क्लाउड ट्रेल के थ्रू मॉनिटर कर सकता हूँ कि अमीन ने कब आके कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है, इरम ने कौन सी सर्विस कब यूज की, फैज ने क्या चीज कब यूज की, हमजा ने कौन सी चीज कब यूज की, तो सारा कुछ हम क्लाउड ट्रेल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास डाटा पाइपलाइंस आ जाती हैं जो कि डाटा ड्रिवन वर्कफ्लोज, बिग डाटा IoT, बिग डाटा मशीन लर्निंग, इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए हम करते हैं। और ये डाटा पाइपलाइंस का काम हमारा नहीं होता, ये काम ज्यादा से ज्यादा होता है तो वो उसका होता है ML के बंदे का, जो मशीन लर्निंग का बंदा होता है ये वो यूज करता है। ये कुछ सर्विसेज जिनके ऊपर आपको एरोज नजर नहीं आ रहे, ये सिर्फ ओवरव्यू की हद तक है, और कुछ सर्विसेज का ओवरव्यू मैं यहाँ पे इसीलिए दे रहा हूँ कि ये सर्विसेज आगे जाके हमें कवर अप करने की जरूरत नहीं है। लाइक डाटा पाइपलाइन, आपको पता होना चाहिए कि डाटा पाइपलाइन क्या काम करती है। प्रैक्टिकल आपके पास इसका नहीं भी है, नो इशू, हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि डाटा पाइपलाइंस ML का बंदा ही यूज करता है, मशीन लर्निंग का बंदा यूज करता है, ना ये डेवऑप्स कोई काम है, ना ये AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम है। फिर हमारे पास AWS क्लाउड फॉर्मेशन आ जाता है। AWS क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू हम रीयूजेबल फॉर्म के अंदर कोड्स लिख लेते हैं अपने पास, एक हम अपने पास फाइल्स बना लेते हैं YAML फाइल्स, जिसके अंदर हम पूरा AWS इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, और जस्ट हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, और पूरे का पूरा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए प्रोविजन करके ये क्लाउड फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। इसकी हम डिटेल्ड हैंड्स ऑन लैब करेंगे। इसके अंदर बहुत मिनिमल प्रोग्रामिंग आती है, YAML की आती है, और वो बहुत ही इजी है। आप लोगों को उसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती तो हम दूसरा से करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल। जिस तरह हम वर्ड्स अपने इंडेक्सिंग के साथ जो है अपनी चीजें डिफाइन करते जाएंगे और ये चीजें हमारे लिए बनाता जाएगा। टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो उज़ैर भाई, क्लाउड फॉर्मेशन और इलास्टिक बीन स्टॉक का क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में कोड ही लिखना पड़ रहा है आपको डिप्लॉयमेंट्स वगैरह करने के लिए, तो इसमें क्या डिफरेंस है? क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर हम कोड लिखते हैं, ठीक है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइल्स बनाते हैं। वेयरएज जो इलास्टिक बीनस्टॉक है ना, उसके अंदर हमें कोड नहीं लिखना होता। लाइक हमें डेवलपर ने कोड दे दिया कि भाई मेरा ये कोड है, ये डिप्लॉय कर दो,
तो आपको स्क्रैच से सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इलास्टिक बीनस्टॉक पे जाओ, इलास्टिक बीनस्टॉक के ऊपर वो कोड अपलोड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स बताओ कि मुझे इतनी ये डेटाबेस चाहिए, ये चीज चाहिए, उसके बाद आप ओके करके बटन प्रेस करो, वो सारा कुछ खुद बना के आपको देगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करके आपको देगा, ठीक है। वेयर एज क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर हम मुख्तलिफ सर्विसेज को आपस में लिंक कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं हम, इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाता है क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है। इलास्टिक बीन स्टॉक के अंदर हमारे पास कंट्रोल बहुत मिनिमल हो जाता है, और मैं इलास्टिक बीन स्टॉक पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि इलास्टिक बीन स्टॉक यूज करना चाहिए। क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म, क्योंकि मुनसिफ आपने टेराफॉर्म पढ़ा हुआ है, इरम आपने भी टेराफॉर्म पढ़ा हुआ है सर उस्मान से, तो क्लाउड फॉर्मेशन और टेराफॉर्म ये दो चीजें क्लोज हैं, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन कोड की सर्विस है, ठीक है ना। टेराफॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं हाशीकॉक कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, HCL वहां पे यूज होती है, यहाँ पे हम यूज करते हैं YAML। सो आई थिंक आपको डिफरेंस काफी हद तक अब क्लियर हो गया होगा कि क्या चीजें हैं। ऐसा ही है। थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? जी, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी है तो पूछें आप। ऑल क्लियर? क्लियर है उजैर भाई। ओके, दैट्स ऑल। ओके, इस तरह करते हैं कि हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू में आप लोगों को IAM का दे देता हूँ, इन डिटेल हम उसको कल से ही स्टार्ट करेंगे, हम उसको कल से ही कवर करेंगे कि क्या चीज ये किस तरह से हमारे पास काम करती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द IAM। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये हमें क्या करता है, ये हमें यूजर्स को मैनेज करने की मैनेज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, किस यूजर को कौन सी परमिशन देनी है हम वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं, और हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए कि हम IAM का यूज अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें कि IAM हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ये AWS की वाहिद सर्विस है, इसका AWS हमें कोई चार्ज नहीं करता, बाकी सब सर्विसेज का AWS हमें चार्ज करता है। Essentially allows you to manage users and their level of access to AWS console. It is important to understand IAM and how it works both for exam and administrating company AWS account in real life. ठीक है, IAM is a feature of AWS account offered at no additional charges. User will be charged only for the use of other AWS services by the user. अब एग्जाम परस्पेक्टिव से और अकाउंट एडमिन मैनेज करने के परस्पेक्टिव से ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। हमारे पास ना, सपोज करो कि यहाँ पे 10 यूजर्स आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी अमीन का, फैज का और हमजा का काम ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ S3 को मैनेज करना है, ये S3 की हद तक काम करेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ जी इरम है, यहाँ पे सजाद है, सुहेब है, इनका काम ये है कि ये मैनेज करेंगे EC2, ठीक है जी। मुनसिफ का, रबीत का, और मैं कहता हूँ कि एक यूजर और है, इनका काम है कि जी ये मैनेज करेंगे डेटाबेसेस। अब हम क्या करेंगे कि हमने 3 कैटेगराइज कर दिए यूजर्स को, हम तीनों के अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, उन ग्रुप्स के अंदर तीनों यूजर्स को ऐड करेंगे और ग्रुप लेवल के ऊपर परमिशन दे के हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। AWS एक टर्म यूज करता है, वो कहता है कि यूजर को हमेशा ग्रैनुलर एक्सेस दो। ग्रैनुलर से मतलब यह है लीस्ट प्रिविलेजेस, किसी भी यूजर के पास फुल एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम जब भी पहली दफा AWS का अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमारे पास वो बनता है रूट अकाउंट, जिसके अंदर हमारे
क्रेडिट कार्ड की बिलिंग की सारी इंफॉर्मेशन होती है रूट अकाउंट। एडब्ल्यूएस कहता है कि इवन आपने रूट अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो रूट अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एक यूजर क्रिएट करें जिसको आप एडमिन की एक्सेस देते हैं, और आप एडमिन की एक्सेस वाला यूजर यूज करें, रूट का यूजर कभी भी यूज मत करें। और फिर रूट के यूजर के ऊपर या कोई भी यूजर है वो कहता है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम MFA कहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब हम बात करते हैं आगे। हमारे पास चार तरह की चीजें जो मोस्ट कॉमनली AWS के अंदर यूज होती हैं सब कंपनीज के अंदर, वो यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, रोल्स हैं, पॉलिसीज। यूजर्स क्या हैं? वो एंड यूजर्स हैं जो कि हम। ग्रुप्स क्या हैं? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि 3 यूजर्स S3 के ऊपर काम करेंगे, 3 यूजर्स काम करेंगे EC2 के ऊपर, 3 यूजर्स काम करेंगे डेटाबेसेस के ऊपर। तो इन यूजर्स को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, तो हर यूजर, हर जिसका जो भी टास्क है उसका अलग से ग्रुप करने का, लाइक S3 वाले यूजर्स का ग्रुप अलग बन जाएगा, उसके अंदर सब यूजर्स वो ऐड हो जाएंगे जिन्होंने S3 के ऊपर काम करना है। EC2 वालों का ग्रुप अलग बनेगा, उसके अंदर सिर्फ वो यूजर्स ऐड होंगे जिन्होंने EC2 के ऊपर काम करना है। और RDS का ग्रुप अलग बनेगा जिसके ऊपर RDS के यूजर्स अलाउड है। अब आप लोगों के ग्रुप्स तो बन गए हैं। अब इस ग्रुप के कभी भी मैं फुल एक्सेस नहीं दूंगा एडमिन, मैं S3 की भी आपको एक्सेस दूंगा तो लिमिटेड दूंगा, EC2 की एक्सेस दूंगा लिमिटेड दूंगा, RDS की एक्सेस दूंगा लिमिटेड दूंगा। और एक्सेस जो मैं दूंगा लिमिटेड, वो किस तरह से मैं ग्रांट करूंगा? वो पॉलिसीज के थ्रू ग्रांट करूंगा, पॉलिसीज के थ्रू मैं मैनेज करूंगा कि क्या चीजें किस तरह से काम करती हैं। जब आप सब ग्रुप्स में ऐड हो गए, आप सबके ग्रुप्स के साथ पॉलिसीज अटैच होंगी, इंडिविजुअल यूजर के साथ भी पॉलिसी अटैच होगी। जो पॉलिसी के अंदर मैंने अलाउ किया होगा सिर्फ वो यूजर वही काम कर सकेगा। अब रोल्स का काम क्या है? बाय डिफॉल्ट AWS की एक सर्विस दूसरी सर्विस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती, लाइक EC2 S3 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब EC2 ने S3 के साथ कम्युनिकेट करना है तो यूज करेंगे हम रोल्स। हम बिटवीन सर्विसेज के लिए यूज करते हैं रोल्स को। मैं यूजर को अलाउ करूंगा, मैं EC2 को अलाउ करूंगा कि तुम S3 के ऊपर जाके ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, इसके अलावा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। अच्छा, मैं ग्रुप क्या समझना चाहूंगा। ग्रुप्स जो हमने बताया कि एक ग्रुप ऑफ यूजर्स है, एक्चुअली सेट ऑफ वन परमिशंस। अब वन परमिशंस कैसे हम कर सकते हैं? ये सर्विसेज को का भी ग्रुप बना के उसके ऊपर परमिशंस, या उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करेंगे तो फिर वो अपने हर यूजर को साइन कर देंगे, या किस तरह ये चीजें अच्छा, एक्शन परफॉर्म होती है? मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दिया है कि जी 3 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ S3 के ऊपर काम करना है, हाँ जी। ठीक है। अगर मैं मल्टीपल सर्विसेज हो जाए तो साथ में S3 और कोई और भी हो जाए। अच्छा, मिसाल है कि अमीन ने अमीन, आपने, फैज ने और हमजा, आप तीनों ने काम करना है। S3 के ऊपर काम भी करना है, डेटाबेस के ऊपर काम भी करना है, ठीक है, हाँ जी। EC2 के ऊपर काम भी करना है। आपके ठीक पास है। 3 सर्विसेज होंगी, तो मैं आप लोगों को एक ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और आपको तीनों सर्विसेज की परमिशन में दूंगा, ठीक है। राइट। तीनों सर्विसेज की पॉलिसीज अलग अलग अटैच होंगी ग्रुप के साथ, जी ठीक होगा। ठीक है राइट। जी। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके। उज़ैर, जी अगर आप इस तरह इसका कोई प्रैक्टिकल हमें करके दिखा दें या बता दें तो मैं भी हाँ, अच्छा समझ लूँ। प्रैक्टिकल हम इसका बिल्कुल करेंगे, प्रैक्टिकल हम इसका बिल्कुल करेंगे, चलो ठीक है। ठीक है। फिर बात आती है जी, व्हाट इज AWS रूट अकाउंट? When a user create first AWS account and begins with a single sign-in identity that has complete access to all AWS services and resources in the account, this identity is called the AWS root account. रूट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि सिंगल पर्सन के पास होता है और उसके पास पूरी ही एक्सेस होती है। आप भी कभी अपना AWS का अकाउंट बनाओगे तो फर्स्ट टाइम आप अकाउंट क्रिएट करोगे
तो आपका रूट अकाउंट होगा, ठीक है। root account user can be accessed by using signing in with the email address and password that used to create the AWS account। वो हम email address और password के साथ एक्सेस करते हैं, इसके अलावा हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। फिर Amazon के अंदर हमारे पास फीचर्स क्या है, शेयर्ड AWS एक्सेस। अब जैसे हमारे पास है रूट अकाउंट है एलपी स्टैक का, तो उसके अंदर जब मैं आप लोगों के अकाउंट्स क्रिएट करूंगा तो वो शेयर्ड एडब्ल्यूएस एक्सेस हो जाएगी कि मैं आप लोगों के साथ अपना अकाउंट शेयर करूं कि आप लोग इसको यूज करते हुए आप लोग लैब्स परफॉर्म कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी किस तरह से है कि आप एक कोड लगा लेते हो, प्रोटेक्शन कोड लगा लेते हो। किसी का यूजर नेम पासवर्ड लीक भी हो जाता है। मैं कहता हूं कि मेरा यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सुहेब के पास चला जाता है, और अगर मेरा एमएफए लगा हुआ है तो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड सुहेब के किसी काम का नहीं है अनटिल और अनलेस कि उसके पास वो एमएफए कोड भी हो। एमएफए हम किस तरह से सेट करते हैं, वो भी हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म करके देखेंगे कि एमएफए हमारा इस तरह से काम करता है, ठीक है जी। फिर हमारे पास रोल्स आ जाते हैं कि रोल्स किस तरह से काम करते हैं, हम वो भी देखेंगे। रोल्स मैंने आपको बताया कि बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके कॉमन यूज केसेस क्या है कि EC2 ने S3 के साथ करना है तब हम यूज करेंगे, मोबाइल ऐप ने कोई AWS के रिसोर्सेज यूज करने हैं तब हम करेंगे इसको, API क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए हम तब यूज करेंगे। हमारे पास एक्सेस कीज यहाँ पे बनती हैं, एक्सेस की आईडी होती है, सीक्रेट एक्सेस की आईडी होती है। अब इसका भी प्रैक्टिकल यूज देखेंगे कि किस तरह से ये हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये आइडेंटिटी फेडरेशन वगैरह जो है ना, ये हम कल कवर करेंगे। अभी मैं आप लोगों को क्विकली जो है AWS का अकाउंट लॉग इन करता हूँ, और जो यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, रोल्स हैं, मैं आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल डेमो जो है वो दिखाता हूँ। टिल नाउ कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ऑल क्लियर? जस्ट ओके। जस्ट मोमेंट, मैं आप लोगों को ओके। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। हम अकाउंट आईडी देते हैं, अपना IAM यूजर देते हैं, और हम अपना पासवर्ड देते हैं, ठीक है। हम इस तरह से लॉग इन करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन शो हो रही है डेस्कटॉप जस्ट। ओके, स्क्रीन नहीं शो हो रही। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको अब विजुअल है। अभी भी नहीं, अभी बस वो स्काइप वाला आपका लॉगिन शो हो रहा है और टेक्स्ट शो हो रहा है बस। अच्छा, स्काइप में लोग अब विजिबल है। आप वो विजिबल अच्छा, पहले स्लाइड्स आप लोगों को विजिबल थी ना? है। जी जी, वो विजिबल है। ओके, दिस इज AWS कंसोल। मैं आप लोगों को यूजर साइन इन करके ना, अभी यूजर क्रिएट करके आपको साइन इन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वो काम करता है। ये हमारा AWS का कंसोल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये सर्विसेज का टैब है, यहाँ पे आप प्रेस करते हो,
ये AWS की सर्विसेज हैं सारी, जिसके अंदर एनालिटिक्स की हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, बिजनेस एप्लीकेशन कंप्यूट, कंटेनर्स, कस्टमर इनेबलमेंट, डेटाबेस, डेवलपर टूल्स, ये बेतहाशा AWS की सर्विसेज हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। ये लेफ्ट साइड पे आती हैं। इधर रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज आपके पास सारी आ जाती हैं, VPC, EFS, EC2, S3, Route 53, ये मेरी रिसेंटली विजिटेड में है। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं सिर्फ माउस मेरा काम नहीं कर रहा, मैं लैपटॉप के पास करता हूँ। इसमें उजैर भाई, इसमें आपको कोई अमाउंट भी चाहिए होती है इस अकाउंट में, जो सर्विसेज वगैरह कुछ उनके पेड होंगी, जैसे अच्छा, VM वगैरह या कोई? अमाउंट हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, उसकी वजह ये है कि ये बिल्ड होता है मंथली बेसिस के ऊपर, ये बिल होता है हमें। ठीक है, पहले से कोई क्रेडिट वगैरह आपको करके नहीं रखनी पड़ता, जो आप मंथली यूज करते हो उसका आपको बिल आता है। मंथली आप जो भी यूज करोगे उसका बिल आपको आएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो जैसे अभी हमने एज ए ट्रेनिंग यूज करना है ये एप्लीकेशन, जी ऑब्वियसली वी विल प्ले विद द डिफरेंट सर्विसेज, तो उसमें कोई ऐसी होंगी जिनकी कॉस्ट भी पड़ेगी या क्या, हाँ, या मैंने कुछ? आपको बताया कि सारी सर्विसेज की कॉस्ट पड़ेगी। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बिलिंग भी आती है। मतलब वो आपको नहीं पे करना पड़ता, वो जिसका अकाउंट होता है उसको पे करना पड़ता है। इसके ऊपर मेरे पास बिलिंग की एक्सेस नहीं है, लेकिन बिलिंग यहाँ पे आती है। मैं आपको कोई और अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पे भी दिखाता हूँ जिसके ऊपर बिलिंग की एक्सेस होगी मेरे पास। ठीक है, कि हमारे मल्टीपल अकाउंट्स हो गए हैं, उस वजह से यहाँ पे एक्सेस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, रिसेंटली विजिटेड सर्विसेज आपके पास यहाँ पे भी आ रही होती हैं, यहाँ पे आप सर्च करके भी सर्विसेज को सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर ये हमारे पास क्लाउड का शेल अवेलेबल है, हम वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास हमने सपोर्ट पे कोई चीज करनी हो या कोई नोटिफिकेशन हमें आए हों, ये नोटिफिकेशन करके यहाँ पे हमें आते हैं, क्या हमें पता चल जाता है कि ओपन इश्यूज क्या है, स्केड्यूल्ड AWS की तरफ से चेंजेस क्या है, वो सारी हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे हम सपोर्ट सेंटर हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं। मतलब मोस्ट कॉमनली नहीं यूज होता, बहुत रेयरली यूज होता है। किसी न किसी इशू में अगर आपको कहीं पे इशू आ जाता है तो आप AWS सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करके वो इशू अपना रिजॉल्व करवा सकते हो। फिर ये रीजन्स की लिस्ट है। ठीक है जी, हमारे पास नॉर्दर्न वर्जीनिया, ओहायो, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, ऑरिगॉन, ये सारे US के रीजन्स हैं। फिर हमारे पास एशिया के रीजन्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास कनाडा, यूरोप के रीजन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद जी हमारे पास साउथ अमेरिका के रीजन, ये कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास डिसेबल है, इसको हम इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये डिसेबल ही रहे तो बेहतर है। इससे बेहतर है कि जितने कम रीजन होंगे उतना आपके लिए मैनेज करना आसान होगा। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन्स कुछ डिसेबल है ना, इसके अंदर एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि इन रीजन्स के अंदर ना कुछ सर्विसेज प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। प्रॉपरली अवेलेबल से मुराद ये है कि सारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। सारी सर्विसेज जो आपको चाहिए हो ना, हर तरह की इंस्टेंस, हर तरह की इंस्टेंस टाइप, हर तरह की चीज, वो आपको सिर्फ US नॉर्थर्न वर्जीनिया के अंदर मिलेगी, क्योंकि मेन रीजन इनका ये है। इसके अलावा भी AWS के रीजन है, चूंकि AWS ने डेडिकेटेड दिए हुए हैं US गवर्नमेंट को, वो पेंटागन और इस तरह की जो इनकी एजेंसीज वगैरह हैं या US गवर्नमेंट है, वो उन रीजन्स को यूज करती है, वो किसी के लिए भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। ठीक है जी, अब क्विकली हम मूव करते हैं IAM की तरफ। मैं इधर सर्च बार में IAM लिखता हूँ। ये हमारे पास ये IAM का कंसोल है, वो आपको बता रहा है रूट अकाउंट हैज MFA, आपके पास नहीं है, आपको इनेबल करना है।
ये नीचे बता रहा है कि यूजर ग्रुप्स कितने क्रिएटेड हैं, यूजर्स कितने क्रिएटेड हैं, रोल्स आपके पास कितने हैं, पॉलिसीज आपने कितनी क्रिएट की हुई हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स क्या हैं, ये उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर ये राइट साइड पे अकाउंट आईडी क्या है आपकी, अकाउंट एलियस क्या है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल्पिस टेक ट्रेनिंग्स, ठीक है जी, ये अकाउंट एलियस क्रिएट हो जाता है हमारा। ठीक है, हम इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा। फिर हमारे पास मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास कुछ नई चीजें जो आ रही होती हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिंक्स बेसिकली यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं, टूल्स अवेलेबल होते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूजर ग्रुप्स हैं, यूजर्स हैं, रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स हैं, अकाउंट की सेटिंग्स हैं, एक्सेस एनालाइजर हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, ये क्रेडेंशियल्स की रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी क्या है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज क्या है, वो सारी यहाँ पे आती हैं। अभी हम बात करते हैं यूजर्स के बारे में। सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक यूजर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और यूजर मैं क्रिएट करता हूँ कि हमजा याकूब। ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ हमजा डॉट याकूब। ठीक है, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि यूजर को आपने एडब्ल्यूएस की कंसोल की एक्सेस देनी है कि नहीं। कंसोल ये है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सीएलआई क्या होती है, वो जिस तरह कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपके पास लैपटॉप्स के अंदर, ये उसी तरह सीएलआई होती है। मैं कह रहा हूँ जी एडब्ल्यूएस की कंसोल की एक्सेस हमजा को हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब आप आईएम यूजर क्रिएट करें या आइडेंटिटी सेंटर क्रिएट करें। आइडेंटिटी सेंटर क्या है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अगर कल ना कर सके तो नेक्स्ट सैटरडे को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। हम मैं अभी कहता हूं कि हम IAM यूजर क्रिएट करें। अब वो आपसे नीचे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने ऑटो जनरेटेड पासवर्ड देना है या कस्टम देना है। मैं कहता हूं कि ऑटो जनरेटेड के पासवर्ड के साथ चले जाओ। अब नीचे की एक चेक बॉक्स है जिसके अंदर वो कह रहा है कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो यूजर का पासवर्ड वो यूजर को नहीं कहेगा चेंज करने को। अगर मैं चेक बॉक्स को चेक रखता हूँ तो मुझे पासवर्ड कहेगा चेंज करने का। जैसे ही मैं साइन इन करूंगा पासवर्ड के साथ, मुझे कहेगा कि अपना पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पासवर्ड किस तरह से हमारा चेंज होता है। अब यहां से हम करते हैं नेक्स्ट। अब वो कह रहा है कि यूजर को आपने किसी ग्रुप में ऐड करना है या कॉपी करनी है परमिशंस या अटैच पॉलिसी डायरेक्टली करनी है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ इस यूजर के साथ कुछ भी नहीं करना। मैं भी कोई परमिशन नहीं अटैच करे, इसके साथ कोई चीज अटैच नहीं करे। परमिशन बेसिकली आपकी पॉलिसीज ही होती हैं। ठीक है, ये पॉलिसीज ही होती हैं। ठीक है, वो परमिशन बेसिकली हम क्या करते हैं, परमिशन से मुराद ये है कि जो एग्जिस्टिंग यूजर है उसमें से आपने किसी को कॉपी करना है तो वो परमिशन कहलाएंगी, डायरेक्टली कॉपी करनी है तो वो पॉलिसीज कहलाएंगी। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो पूछें आपको। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। ठीक है, अभी ना मैं इसको किसी ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, ना मैं इसको कोई परमिशन किसी यूजर से कॉपी करके दे रहा हूँ, ना मैं इसको कोई पॉलिसी दे रहा हूँ। वो इसलिए नहीं मैं दे रहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्यों नहीं दे रहा। मैं आपको ये यूजर अभी साइन इन करके दिखाऊंगा और आप देखोगे कि इस यूजर के पास किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं होगी। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। ये यूजर की डिटेल्स की मुझे एक समरी दे दी है। टैग्स आपने ऑप्शनल होते हैं, अपनी मेमोराइजेशन के लिए आपने यूज करनी हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सिंपल यहाँ से क्रिएट यूजर, ये यूजर क्रिएट हो गया। उसने मुझे कंसोल लॉगिन लिंक भी दे दिया है, यूजर नेम भी दे दिया है, कंसोल का पासवर्ड भी दे दिया है। मैं इवन कह ईमेल भी कर सकता हूँ इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, ये मैं ईमेल्स भी यहाँ से कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड करता हूँ .csv फाइल और मैं इसको सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, और मैं वो फाइल आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट ओके,
ये एक्सेल शीट आप लोगों को विजिबल है? जी बताइएगा। जी उजायर भाई विजिबल है। ये ये विजिबल है। विजिबल है। ठीक है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये कंसोल साइन इन हो रहा है। अब आप लोगों के पास क्या है, कंसोल साइन इन हो रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको एक अलग ब्राउजर के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये यूजर उसने अकाउंट आईडी खुद ही ऐड कर दी है या अकाउंट एलियस? आप लोगों के सामने मैंने एलियस सेट किया था ना, कि एलियस सेट हो गया। यूजर नेम था हमारा हमजा डॉट या, ठीक है। अब मैं जस्ट यहां से इसका पासवर्ड कॉपी करता हूं और ये पासवर्ड मैं यहां पे सेव करता हूं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया वो मुझे कह रहा है पासवर्ड चेंज करो। विदाउट पासवर्ड चेंज किए मैं कहीं आगे मूव नहीं कर सकता। ओल्ड पासवर्ड मैं यहाँ पे इसको दूंगा और मैं नया पासवर्ड भी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और मैं कंफर्म पासवर्ड चेंज कर, ये पासवर्ड मेरा चेंज हो गया है। ठीक है, मैं इनिशियली अभी इसको सेव करता हूँ। अब मैं किसी भी सर्विस में चला जाता, लेट से मैं चला जाता हूँ EC2 के ऊपर। ये देखें एरर आ गया। एरर इसलिए आया है कि हमजा के पास अभी कोई एक्सेस नहीं है। मैं इवन IAM के ऊपर चला जाता हूँ। IAM की भी कोई एक्सेस हमजा के पास नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ अपने अकाउंट में जिसके पास, यहां से मैं हमजा को एक्सेस जो है वो ग्रांट कर। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ से हमजा के यूजर के अंदर। अब यहाँ से, अच्छा IAM जब हमने चेकबॉक्स सेलेक्ट किया था ना कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड ऑन लॉगिन, हमने ये सिलेक्ट किया था ना वहां से यूजर क्रिएट करते हुए, जी किया था। उसने ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी हमजा के साथ अटैच कर दी है IAM यूजर चेंज पासवर्ड की। ठीक है, जी अब मैं यहां से परमिशंस में आता हूं। यहां से मैं ऐड परमिशन, परमिशन बेसिकली पॉलिसी ही होती है और कुछ नहीं होता। परमिशंस जो है पॉलिसीज होती है। मैं ऐड परमिशन के ऊपर क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं कि अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, और मैं हमजा को यहां से देता हूं IAM की एक्सेस। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो आपको जितनी भी पॉलिसीज इस आइकन के साथ नजर आएंगी ना, इस आइकन के साथ, इट मींस कि ये AWS मैनेज्ड पॉलिसीज हैं। जो पॉलिसीज आपको इन आइकन्स के बगैर नजर आएंगी वो हमारी होंगी कस्टम पॉलिसीज। ठीक है, कस्टम पॉलिसीज को हम कल क्रिएट करना देखेंगे कि वो किस तरह से क्रिएट होती है। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ ऐड परमिशन। मैंने परमिशन ऐड कर दी है। अब मैं हमजा के यूजर पे आता हूँ, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, हमजा के पास यहाँ से ये एरर्स एक्सेस के हट के खत्म हो जाएंगे। हमजा के पास इस वक्त IAM की फुल एक्सेस मौजूद है।
तो आप लोगों को ये पता चल गया कि पॉलिसीज हम किस तरह से अटैच करते हैं। अब मैं IAM के साथ यहाँ पे डायरेक्टली S3 पॉलिसी भी अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली पे आता हूँ, यहाँ पे मैं S3 सेलेक्ट करता हूँ, मैं हमजा को S3 की डायरेक्ट एक्सेस दे। मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कल कस्टम पॉलिसी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि हम कस्टम पॉलिसी IAM के अंदर किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैंने हमजा को 3 डिफरेंट परमिशंस दे दी हैं, ठीक है। IAM के फुल एक्सेस दे दिया है, S3 की फुल एक्सेस दे दी है, इवन मैं यहाँ पे EC2 की भी दे सकता हूँ, डिफरेंट की भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। अब भाई हमजा तो एक यूजर मैंने बनाया है ना, अभी मैंने आप सारों के यूजर्स बनाए हैं। तो जिस तरह हम प्रोसीड करते जाएंगे, क्या ये चीज अच्छी होगी कि मैं हर यूजर को इंडिविजुअली परमिशंस देता जाऊं? आप लोगों को जैसे मैं कल IAM जैसे ही मैं खत्म होता है, मैं आप लोगों को कहता हूँ IAM की लैब्स परफॉर्म करो, IAM के आपको प्रैक्टिस करो। अब मैं जितने यूजर्स क्रिएट करूंगा आप लोगों के, क्या सारों को मैं अलग-अलग परमिशन दूंगा? नहीं, मैं यहां से ग्रुप क्रिएट करता हूँ आपके सामने, ठीक है। मैं ग्रुप का नाम रखता हूं AWS बैच 10, ठीक है। और वो नीचे से मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सा यूजर इस ग्रुप में ऐड करना है। मैं कहता हूँ हमजा यकूब को इसके अंदर ऐड कर, तो हमजा यकूब इस ग्रुप के अंदर ऐड हो गया। अब वो नीचे से मुझे कह रहा है कि परमिशंस आपने भी अटैच करनी है। मैं कहता हूँ कि जी इस ग्रुप को ना IAM की फुल एक्सेस दे दो, ठीक है। मैंने कर दिया, मैं यहां से क्रिएट ग्रुप कर, मेरा ग्रुप भी क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखो मेरा ग्रुप भी क्रिएट हो गया, उसके अंदर एक यूजर भी ऐड हो गया, उस यूजर के साथ परमिशंस भी अटैच हो गई हैं। अब मैं इस यूजर के साथ डायरेक्टली जाता हूं, ये देखो मैं हमजा यकूब के यूजर में डायरेक्टली जाता हूं, और जो मैंने डायरेक्ट परमिशंस हमजा को दी हुई है, वो डायरेक्ट परमिशंस में हमजा की रिमूव कर देता हूं, ठीक है। मैं ये सिलेक्ट करता हूं यहां से, इसको रिमूव कर, ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे ये परमिशंस रिमूव हो गई हैं ग्रुप्स के अंदर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, परमिशंस रिमूव हो गई हैं, इसको ग्रुप के अंदर हमजा को ऐड कर देना चाहिए था। लेट वेरीफाई, यस हमजा यकूब यहाँ से एडिट है। इसको हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं फायरफॉक्स में जाके, ठीक है। मैं यहाँ से रिफ्रेश करके देखूं क्या हमजा के पास IAM की एक्सेस है कि नहीं है। हमजा की एक्सेस खत्म हो गई है, इट मींस कि यूजर हमारा प्रॉपरली ऐड नहीं हुआ। हालांकि हम ऐड कर सकते हैं। मैं इस यूजर को यहाँ से परमिशन एक दफा देख लेते हैं, परमिशन है, ये यूजर को मैं यहाँ से रिमूव करके दोबारा से ऐड कर, समटाइम्स AWS की तरफ से भी कोई ग्लिच आ जाता है, तो इस चीज के ऊपर टेंशन ना ले। हमजा को मैंने ऐड किया, मैं यहाँ से देखता हूँ कि हमजा डॉट यकूब पे यूजर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। ओके अब ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे हमजा के पास IAM की फुल एक्सेस आ गई है। टिल नाउ आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछें। जी रबीत। उज़ैर आपने अपने अपने रूट अकाउंट से हमजा को एक्सेस दिया, उसका एक अकाउंट बना लिया। यस और जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आप एक अकाउंट लेते हैं और आपके एम्प्लॉइज हैं, आप हर एक को एक एक जॉब देते हैं, जैसे S3 EC2, और सबको एक एक अकाउंट बना के दे देंगे और लिमिटेड एक्सेस दे देंगे अकाउंट की। इस तरह ये काम करेगा IAM सारा? IAM काम इस तरह से करेगा कि जो जो यूजर लॉग इन करेगा ना, उसको जो जो जी। परमिशन होगी सिर्फ वो वही एक्शन परफॉर्म कर सकेगा और कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा।
अब लेट्स से जैसे हमजा के पास IAM की फुल एक्सेस आ गई है, मैं S3 पे चला जाता हूँ। अभी सपोज कर लो कि मैं S3 पे चला जाता हूँ, तो हमजा के पास S3 की एक्सेस नहीं होगी, ठीक है, हमजा जी रिस्ट्रिक्टेड होगा। IAM की, ये बात, ये मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, IAM की फुल एक्सेस हम कभी भी नहीं देते, ठीक हो गया। ठीक है। वो काम इस तरह से करता है कि जिस यूजर के पास जो एक्सेस है सिर्फ वो वही काम कर सकता है, बाकी सब जगह पर वो यू डू नॉट हैव परमिशंस का एरर वो आपको थ्रो कर देता है, ठीक। ठीक है। हम जी कल क्या करेंगे कि हम कल कस्टम पॉलिसी बनाएंगे IAM की लिमिटेड एक्सेस के साथ, ठीक है, और वो ठीक मैं है। आप लोगों को दूंगा, हम उसके साथ काम करेंगे, ठीक है। और एक चीज और, आपने वर्ड यूज किया रूट अकाउंट का, मेरे पास रूट अकाउंट नहीं है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का अकाउंट, ठीक है, ओ ठीक ठीक है। हो गया। रूट अकाउंट की एक्सेस सिर्फ सर उस्मान के पास, ओ ठीक ठीक है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूजर्स हैं, ये यूजर क्रिएट, मेरा यूजर क्रिएट है, इवन के सर उस्मान का भी यूजर क्रिएटेड है, ठीक है। जी जी जी। ये देखो ये मेरा यूजर है, मैं अपनी परमिशन देख सकता हूँ, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, हम्म। और मैं किस ग्रुप में अटैच हूँ, इस ग्रुप के अंदर मैं एडिट एडिट हूँ, मेरे पास वहां से ये परमिशन आ रही है। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? जी अमीन, आपका कोई क्वेश्चन है? जी नहीं, थैंक यू, इट्स क्लियर। जी इरम, आपको भी क्लियर है? जी हमजा, क्वेश्चन कराएं। अगर ग्रुप में 3 बंदे हैं, ठीक है, जिसके पास एक स्पेसिफिक मतलब आपने जो परमिशन अलाउ की हुई है, अगर आप एडिशनल देना चाहते हैं एक यूजर को, तो वो आप डायरेक्टली देंगे या फिर वो कैसे देंगे, मतलब वो मैं डायरेक्टली दूंगा, डायरेक्टली देंगे तो वो एक्सेसिबल होगी? वो एक्सेसिबल होगी। अच्छा। लाइक जैसे अब आपके यूजर को मैंने ऐड किया हुआ है, हम्म, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, एडिट हो ना आप, बिल्कुल। ठीक है, आपको ये इस ग्रुप के थ्रू मिली हुई है। मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है, मैं आपको दिखाता हूँ करके, कि आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं उसका डेमो आपको अभी दिखाता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से पॉलिसी अटैच कर देता हूँ S3, ठीक है। कर दी है। अब मैं आता हूँ जल्दी से इधर, एक यूजर क्रिएट करता हूँ, सॉरी यूजर मैंने क्रिएट कर, मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर मैं क्रिएट करता हूँ इरम का, ठीक है। मैं क्विकली AWS की एक्सेस देता हूँ कंसोल की, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड के साथ मैं जाने देता हूँ, और फॉर द टाइम सेव मैं कह देता हूँ कि पासवर्ड चेंज नहीं करता, ठीक है। मैं यूजर को ऐड कर देता हूँ बैच 10 के ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट यूजर करता हूँ, यूजर क्रिएट हुआ, ये पासवर्ड मैंने कर लिया, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड को क्विकली, ठीक है, बल्कि हम सेव कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड मैंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया, मैं क्विकली करता हूँ Ctrl+Shift+N, AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाते हैं हम, सॉरी AWS कंसोल पे जाते हैं, वो मुझे वेबसाइट पे मैं यहाँ पे IAM यूजर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्पिस टेक ट्रेनिंग्स, ठीक है। यूजर में यहाँ पे देता हूँ इरम, पासवर्ड में यहाँ पे देता हूँ ये वाला, और सेव कर। अच्छा जी, अब मैं अगर इस यूजर से S3 पर जाता हूँ, तो इरम के पास S3 की एक्सेस नहीं होगी,
ठीक है। S3 की एक्सेस सिर्फ हमजा आपके पास होगी, ठीक है। मैं यहाँ से सिर्फ बकेट्स आपको लिस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, यू डू नॉट हैव परमिशंस टू लिस्ट द बकेट्स। वेयर एज मैं आपके यूजर पे जाता हूँ, आपके पास S3 की एक्सेस है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ यहाँ से, आपके पास S3 की फुल एक्सेस मौजूद है। तो हमने किसी यूजर को इंडिविजुअली कोई एडिशनल एक्सेस देनी हो तो फिर हम इस तरह से देते। जी क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो अभी आप हमें जो अकाउंट्स देंगे तो ये इसी तरह के देंगे या रूट्स हमें, लाइक रूट अकाउंट मिलेगा या यूजर अकाउंट एंड यूजर मिलेगा? आप लोगों को किसी तरह के अकाउंट्स मिलेंगे, यूजर अकाउंट मिलेगा आप लोगों को। मैंने यूजर्स यूजर, क्रिएट किए हैं ना अभी, आपको ये यूजर बिल्कुल अकाउंट्स बिल्कुल, ही मिलेंगे। ठीक हो गया, ठीक। जी एनी अदर क्वेश्चंस? ऑल क्लियर? जी ऑल इज क्लियर, थैंक यू। ओके हम इस तरह करते हैं कि आज के सेशन को यहाँ तक ही रखते हैं, कल हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे और हम IEM जो है वो कंप्लीट कवर करने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। टाइम लाइन पे ना रहिएगा, टाइम लाइन से अगर हमें ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ता है तो हम लगाएंगे, लेकिन हम पोस्ट कंटेंट को पूरा कवर करेंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप पूछें, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। अच्छा